पहला सवाल 2000 और 1998 में पूछा था। सवाल क्या है देखिए, द विंड ऑफ रिवर इज विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर रिवर का विड्थ है। 1 किलोमीटर रिवर का क्या है साहब, विड्थ है। अच्छी बात है। द बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। द बोट covered the width of river in shortest time in a 15 minute, then the velocity of river stream is। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी शायद आपको कराया था, ठीक है ना। देखिए क्या है, 15 मिनट में रिवर इसको क्रॉस कर जाता है, रिवर को बोट क्रॉस कर जाता है 15 मिनट में। देन वेलोसिटी ऑफ द रिवर स्ट्रीम इज, आपको रिवर की वेलोसिटी निकालनी है। किसकी वेलोसिटी निकालनी है साहब, वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालना है। देखो बेटा, जब भी आप रिवर मैन प्रॉब्लम का सवाल सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक चीज याद रखना कि रिवर मैन प्रॉब्लम के सवाल पढ़ने से पहले ये डिसाइड कर लो कि ये मिनिमम टाइम का केस है या मिनिमम पाथ का केस है। फॉर मिनिमम टाइम, एक बार और मैं बता देता हूं आपको, फॉर मिनिमम टाइम का मतलब है पूरी जान लगा के आदमी इस नदी को क्रॉस करना चाहता है, तो डायरेक्टली रिवर के विड्थ के अलोंग वीएम रफ्तार से जाएगा। फ्लो ऑफ रिवर बेटा आगे की तरफ है वीआर, ठीक है। तो रिवर क्रॉस कौन सी वेलोसिटी कराएगा, वीआर या वीएम? तो आपको मैंने बताया था रिवर को क्रॉस करने में इस वीआर का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वीआर फ्लो है वेलोसिटी ऑफ रिवर का अलोंग द रिवर की डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल आगे फ्लो कर रहे हैं। इसकी औकात नहीं है कि रिवर को क्रॉस करा दे, और इसकी औकात नहीं है कि रिवर क्रॉस करने से रोक ले, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। साहब समझिए साहब, ये बेटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। रिवर को फ्लो करने में रिवर की वेलोसिटी आपकी मदद नहीं करेगा, और रिवर क्रॉस करने में, रिवर को क्रॉस करने में रिवर की वेलोसिटी आपकी मदद नहीं करेगा, और रिवर को क्रॉस करने में रिवर की वेलोसिटी आपको अपोज भी नहीं करेगा। समझिए इस बात को, आप समझ चुके हैं, मुझे पता है कि रिवर की वेलोसिटी रिवर क्रॉस करने में आपकी मदद भी नहीं कर रहा, अपोज भी नहीं कर रहा। तुम्हें लग रहा होगा नहीं सर वो रोकेगा ना। अरे भाई, फ्लो ऑफ रिवर अलोंग एक्स एक्सिस में है, तो रिवर के फ्लो की वजह से मैन के स्विमिंग पे अगर कोई इफेक्ट पड़ता है तो एक्स एक्सिस में पड़ेगा, क्योंकि रिवर एक्स एक्सिस में फ्लो कर रहा है। रिवर कहां फ्लो कर रहा है बताइए, एक्स एक्सिस में फ्लो कर रहा है। तो रिवर के फ्लो की वजह से मैन के स्विमिंग पे अगर कोई इफेक्ट पड़ता है तो वो रिवर के लेंथ के अलोंग पड़ेगा। अगर इस रामलाल को रिवर क्रॉस करके इस एंड पे बैठे हुई पिंकी से मिलना है, तो पूरा जान अपनी जान की तरफ लगाएगा। पूरा जान मतलब इसकी औकात है वीएम से स्विम करने की, तो पूरी जान वीएम से स्विम करके इधर जाना चाहेगा, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा साहब, विड्थ डी डिवाइडेड बाई टाइम, स्पीड हो जाएगा वीएम। ये रहा आपका मिनिमम टाइम, ठीक है बेटा। चलो, अब मैन जब ये रास्ते पे चल रहा होगा तो रिवर के फ्लो की वजह से मैन थोड़ा आगे भी शिफ्ट होगा, तो मैन कहीं यहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट का रीजन क्या है सर? ड्रिफ्ट का रीजन है वेलोसिटी का फ्लो होना, मतलब रिवर का फ्लो होना, रिवर का फ्लो होना। रिवर एक्स एक्सिस में फ्लो कर रहा है, तो ड्रिफ्ट सिर्फ वीआर की वजह से मिल रहा है। वेलोसिटी इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मिनिमम टाइम का केस है, वीआर और टी मिनिमम आया बेटा डी बटा वीएम। तो फटाफट सवाल पढ़ के डिसाइड करो क्या ये मिनिमम टाइम का केस है, अगर हां तो ये कंसेप्ट लगाओ। दूसरा, फटाफट सवाल पढ़ो और डिसाइड करो क्या ये मिनिमम पाथ का केस है। मिनिमम पाथ का मतलब होता है ड्रिफ्ट जीरो। मिनिमम पाथ का मतलब होता है बेटा ड्रिफ्ट जीरो। ये रहा तुम्हारा रिवर। अब ये मैन चाहता है कि यहां पे पहुंचे। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैन यहां से स्विमिंग करना स्टार्ट करे और यहां पहुंच जाए, जहां पे बबीता बैठी है, पिंकी बैठी है वहीं पे ये रामलाल पहुंच जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि ये साहब रामलाल वहीं पहुंचे एग्जैक्टली जहां पे बबीता बैठी है? रिवर का जो फ्लो है वो इसको आगे नहीं खींचेगा। रिवर का फ्लो नहीं छोड़ेगा, इसको अपने लेंथ के क्रॉस खींचेगा। तो आदमी किसी थीटा एंगल पे इस डायरेक्शन में जाएगा। कितना आसान कंसेप्ट है। किस वीएम का, इस आदमी के एफर्ट्स का, इस आदमी के स्विमिंग करने की वेलोसिटी का, इस आदमी की जितनी औकात है उसका दो कंपोनेंट होगा। एक होगा वी एम कॉस थीटा इस तरफ और वी एम साइन थीटा इस तरफ। ईमानदारी से सोच के बताइएगा बेटा प्लीज, अगर आपको फील आ जाए तो जरूर बताइएगा। ये टॉपिक तुम किसी को पढ़ा सकते हो
और पढ़ा के बताना कि मैंने पढ़ा है, 2 लोगों को मैंने पकड़ा, जो एक 11th का बच्चा था उसको पकड़ा, सर एक ड्रॉप कर रहा था लेकिन अपने यहाँ नहीं पढ़ रहा, उसको मैंने पढ़ाया। तुम पढ़ा सकते हो बेटा, ढूंढो, गली गली ढूंढो, मंजू मौसी का लड़का, मुन्नी बुआ की बेटी को पकड़ो और बोलो कि ऐसे हम पढ़ाते, तुम्हें आओ। समझ में आया कि नहीं आया? इस वीएम साइन थीटा जो आदमी का वेलोसिटी है रिवर के फ्लो के अपोजिट, वो वीएम साइन थीटा, वीएम साइन थीटा वी आर के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर बाई वी एम। तो इतने एंगल पे आदमी क्रॉस करेगा रिवर को। अब रिवर क्रॉस करने में जो वेलोसिटी इसकी मदद कर रहा है वो कौन है? वी आर नो, वी एम साइन थीटा नो, वी एम कॉस थीटा यस। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा विड्थ डी बटा वी एम कॉस थीटा, दैट्स इट। और ड्रिफ्ट क्या हो गया सर? ड्रिफ्ट जीरो हो गया, क्योंकि आपने रिवर का वेलोसिटी आगे की तरफ को एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज कर दिया मैन के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट्स इट। अब साहब ऐसे सवाल देखते ही तुम एकदम रफ्तार में सॉल्व करोगे। ये 2 केस मैंने पढ़ाया, फटाफट सवाल देखिए। विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर बराबर। बोट की जो वेलोसिटी है, लास्ट लेक्चर में मैंने सवाल करा दिया आपको, वो 5 किलोमीटर है। मिनिमम पाथ के मिनिमम शॉर्टेस्ट रिवर इन अ शॉर्टेस्ट टाइम इन अ 15 मिनट, नहीं यहाँ पे टाइम मिसप्रिंट हो गया है, ये मिनिमम पाथ होना चाहिए, आई एम सॉरी, ये मिनिमम पाथ होना चाहिए। मिनिमम पाथ के लिए आदमी इधर जाएगा, मतलब बोट इधर जाएगा। बोट की रफ्तार है 5, बोट की रफ्तार क्या है? 5। द बोट कवर्ड द रिवर विड्थ ऑफ द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ इन अ 15 मिनट। तो देखो बेटा, ये विड्थ आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर और 15 मिनट में कवर कर लिया। तो इस बोट की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो होगा डिस्टेंस 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 15 मिनट को आवर में चेंज करोगे तो 1/4, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, इसके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में अगर 4 है तो पीछे की तरफ 3 होगा, और जितना पीछे की तरफ कंपोनेंट होगा उतना ही वीआर होगा, क्योंकि आदमी के एफर्ट्स का ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट इसके साथ कैंसिल हो जाना चाहिए। तो वीआर इज नथिंग बट 3 इज अ करेक्ट आंसर। समझ आ गया? दोबारा करा इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 का क्वेश्चन है, पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट। एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचने का क्या मतलब है साहब? एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचने का मतलब है कि आदमी चाहता है कि यहां से स्विमिंग स्टार्ट करे, इस तरफ जाए। क्यों सर? क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए सर जरूरी है इधर जाए, तभी इसका एक एफर्ट्स पीछे की तरफ आएगा, है ना, और एक एफर्ट्स इसका आगे की तरफ होगा। इसके कंपोनेंट, इसके वेलोसिटी का, मैन के वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो रिवर के विड्थ के अलोंग होगा, वीएम कॉस थीटा, यही इसको रिवर क्रॉस करने में मदद करेगा। वीएम का एक कंपोनेंट पीछे होगा, वीएम साइन थीटा। एग्जैक्टली मैन का ये वेलोसिटी और वीआर की वेलोसिटी बराबर हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस में आदमी चाह रहा पीछे आना और रिवर चाह रहा आगे ले जाना। एक्स एक्सिस में आदमी चाह रहा पीछे आना, रिवर चाह रहा आगे ले जाना। तो ये वीआर और वीएम साइन थीटा बराबर हो जाएगा। वीआर इज इक्वल टू वीएम साइन थीटा बराबर हो जाएगा। अब चलिए सवाल देखते हैं। पर्सन एमिंग टू रीच एक्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ द स्ट्रीम इज स्विमिंग विथ स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब वीएम है 0.5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, देन द स्पीड ऑफ द वाटर इन अ स्ट्रीम इज। अच्छे समझिएगा सवाल। मैन की जो औकात है, मैन की स्विमिंग करने की जो वेलोसिटी है वो इतनी है, एंड इतने एंगल पे स्विम कर रहा है। कितने एंगल पे? 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, इससे 120 डिग्री पे जा रहा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां से 120 डिग्री, ये 90 होता है टोटल, तो ये क्या हो जाएगा 30। और हमें वीएम पता है 0.5। वीएम का ये कंपोनेंट है ना, रिवर के फ्लो के अपोजिट, वीएम साइन थीटा रिवर के फ्लो के वेलोसिटी के बराबर होगा। तो एक्स एक्सिस में मैन ना तो आगे जा पाएगा ना तो पीछे जा पाएगा। ऐसे सोचो, अगर वीआर ज्यादा वीएम साइन थीटा से तो क्या होगा? रिवर इसको आगे खींच लेगा। अगर वीएम साइन थीटा ज्यादा है, मतलब आदमी चाह रहा है ज्यादा वेलोसिटी से पीछे जाना, रिवर की वेलोसिटी कम है, तो आदमी पीछे की तरफ ड्रिफ्ट कर जाएगा। आदमी किधर ड्रिफ्ट कर जाएगा? पीछे की तरफ। तो बताइए वीएम की वैल्यू बताइए सर, 1/2 एंड एंगल बताइए 30 डिग्री, मतलब साइन 30 इज इक्वल टू वीआर। और आपसे एकदम वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पूछा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछा है। तो वीआर इज नथिंग बट हाफ साइन 30 इज ऑल्सो हाफ, द 0.25 मीटर पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना? अच्छा, एक सवाल मैं खुद से लिखता हूं, एक सवाल खुद से लिखता हूं। चलो, फ्लो ऑफ रिवर इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ
velocity of man by which he can swim is 20 meter per second. Then find angle in which direction man will swim to reach exactly opposite point. एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट और टू ड्रिफ्ट जीरो. मैं यहां पे लिख देता हूं ड्रिफ्ट जीरो. क्वेश्चन तो समझ गए ना आप, सवाल को सॉल्व करिए. फ्लो ऑफ रिवर इज 30 मीटर पर सेकेंड. फ्लो ऑफ रिवर इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ मैन बाय विच ही कैन स्विम इज 20 मीटर पर सेकेंड. देन फाइंड एंगल इन विच डायरेक्शन मैन विल स्विम टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट और ड्रिफ्ट जीरो. देखो ये रहा तुम्हारा रिवर और मैन एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है. मैन यहां पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि मैन की स्विमिंग की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए. अरे तू कहां जा रहा है यार, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए. क्लियर है क्या? हाँ सर. तो वेलोसिटी ऑफ मैन ये हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड. बताइए कितने एंगल पे स्विम करना चाहिए मैन को इस डायरेक्शन से, मतलब फ्लो ऑफ रिवर की डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन से कि एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए. क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर होगा नॉट पॉसिबल. और ये जवाब आप देंगे आखिर क्यों पॉसिबल नहीं हो रहा, ये जवाब आप देंगे. आप लॉजिकली सोच के बताइए कि अगर मैन का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड जिससे वो स्विमिंग कर सकता है, रिवर की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से कम है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा. ये संभव ही नहीं है कि मैन यहां से स्विमिंग करना स्टार्ट करे और एक्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए. क्या ये संभव नहीं कि मैन रिवर को क्रॉस नहीं कर सकता? नहीं, मैन रिवर को क्रॉस तो किसी भी कंडीशन में कर सकता है. अगर मैन के पास उसका हाथ पैर सलामत है और उसको स्विमिंग करना आता है, तो चाहे नदी क्या तूफान आ जाए. ये देख तूफान आ गया मान ले, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 500 मीटर पर सेकेंड. पानी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा रफ्तार से चल रहा है और आदमी के स्विमिंग करने की क्षमता है 2 मीटर पर सेकेंड. वीएम है 2 मीटर पर सेकेंड. तो आदमी रिवर क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? रिवर क्रॉस करने के लिए वीआर की औकात नहीं कि वो आपको रोक ले, और रिवर क्रॉस करने में वीआर की औकात नहीं वो आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में, वो कहां एक्स एक्सिस में. तो जब आप रिवर क्रॉस करना शुरू करेंगे तो विड्थ के अलॉन्ग जा रहे हो रहे होंगे आप 2 मीटर पर सेकेंड से, और रिवर अपने वेलोसिटी की वजह से आपको आगे फ्लो करा लेगा 500 मीटर पर सेकेंड से. तो ऊपर जाएंगे 2 मीटर पर सेकेंड से, आगे जाएंगे 500 मीटर पर सेकेंड से. तो आप कहीं यहां पे कहीं दूर यहां से स्विमिंग करना स्टार्ट करेंगे गंगा नदी में और पहुंचेंगे युगांडा में, जाके पार कर पाएंगे नदी को, क्योंकि फ्लो ऑफ रिवर इज 500 मीटर पर सेकेंड. रिवर का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा तेज है और आदमी की नदी क्रॉस करने की क्षमता बड़ा कम है. तो यहां से स्विमिंग स्टार्ट करेगा, पता नहीं कहां पहुंचेगा. तो अगर आदमी के हाथ पैर सलामत है और थोड़ी बहुत जान लगा सकता है, 2 तो छोड़ 1 मीटर पर सेकेंड से जाएगा तो भी यहां पे पहुंच जाएगा. सर यहां नहीं पहुंच जाएगा, नदी क्रॉस करेगा. हाँ, कहां पे क्रॉस कर पाएगा? बहुत दूर. तो नदी क्रॉस करने में नदी की वेलोसिटी आपका ना तो मदद करता है ना ही आपको अपोज करता है. नदी क्रॉस करने में आपकी खुद की वेलोसिटी काम आती है. इसलिए हम कहते हैं नदी अपने दम पे पार की जाती है. नदी अपने दम पे पार की जाती है. तो ये नॉट पॉसिबल आंसर आ जाएगा. आप सोच के बताइए ऐसा क्यों हो रहा है. मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, लेकिन आंसर इसका बिल्कुल होगा नॉट पॉसिबल. आंसर इसका यही होगा, नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट, नीट 2019. The speed of a swimmer in a still water is 20 meter per second. The speed of river is 10 meter per second. Speed of the swimmer is 20 meter per second. ये रहा आपका 20 मीटर पर सेकेंड. सर आपको कैसे पता? इधर ही जाएगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है, मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब है साहब आदमी यहां से चल के यहां पहुंचना चाहता है. तो पक्की बात है जितनी रिवर की वेलोसिटी आगे होगी वो है आपका 10, उतनी ही मैन के वेलोसिटी का ये कंपोनेंट पीछे होगा. अगर ये एंगल हम थीटा मान ले तो इस डायरेक्शन में जो मैन की वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा 20 sin थीटा.
दैट इज इक्वल टू वी आर मतलब 10। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 मतलब थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका द एंगल विथ विच ही विल स्विम मेक हिज स्ट्रोक विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। ये रहा नॉर्थ, तो नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल पे आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, सवाल को पढ़ लीजिए आराम से। फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ रिवर ऑफ का फ्लो है। किस तरफ है रिवर का फ्लो? ईस्ट की तरफ। तो ये नॉर्थ से 30 डिग्री उस तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ। नॉर्थ से 30 डिग्री किधर जाएगा? वेस्ट की तरफ। अब ये सवाल नया है, देखिएगा। मैन इज क्रॉसिंग अ रिवर फ्लोइंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। रिवर की वेलोसिटी हमें गिवन है, रिवर की वेलोसिटी हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। मैन इज क्रॉसिंग अ river flowing with velocity 5 meter per second. River is flowing with velocity 5 meter per second. He reaches the point directly across at a distance of 60 meter in 5 seconds. है ना, यहां से रिवर का विड्थ दिया हुआ है आपको 60 मीटर 5 सेकेंड में पहुंच गया। तो पक्की बात है मिनिमम पाथ के लिए आदमी किधर स्विमिंग करता है सर? इस डायरेक्शन में, तब जाके वो कहीं यहां पे पहुंच पाता है। यस, तो यहां पे एक चीज हमें पता चली कि ये सर होगा वीएम, ठीक बात है। और इस वीएम का वेलोसिटी ऑफ मैन का वो कंपोनेंट जो इसको वेलोसिटी रिवर क्रॉस करने में मदद कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन का वो कंपोनेंट जो इसको रिवर क्रॉस करने में मदद कर रहा है, वो कौन है? VMY। वो कौन है? VMY। VMY इज इक्वल टू क्या होगा? रिवर का विड्थ 60 मीटर बटा ये रहा आपका सेकेंड 5। तो सर ये तो हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या गिवन है? 5 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, मैन इज क्रॉसिंग अ फ्लोइंग रिवर। अच्छा, सॉरी, ये 5 मीटर पर सेकेंड थोड़ी ना है। आई एम सॉरी, ये तो वीएम है। वीआर है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड, वीआर है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। तो मैन की वेलोसिटी हमें निकालनी है, हिज वेलोसिटी इन अ स्टिल वाटर। मैन की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए स्टिल वाटर में? देखो, मैन की वेलोसिटी ये मुझे चाहिए, मैन की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये 12 आ गया, तो पक्की बात है पीछे वाला कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर मतलब 5 होगा। ये तो पक्की बात है कि वीएम का एक्स कंपोनेंट 5 होगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट 5 होना चाहिए, तभी वेलोसिटी ऑफ रिवर आगे 5 और वेलोसिटी ऑफ मैन का ये कंपोनेंट 5। तो 5 और 5 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 5 पता चल गया, ये 12 पता चल गया। तो 5 और 12 का वेक्टर सम 90 डिग्री, मतलब वीएम का एक कंपोनेंट पता चल गया, वीएम का दूसरा कंपोनेंट पता चल गया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो वीएम इज नथिंग बट रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा? 13 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? बहुत आसान सवाल होते हैं ये। देखिए, पर्सन रीचेज अ पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट। अब देखो, ये इत्तेफाक है कि डायरेक्टली अपोजिट वाले ही नीट में बहुत बार पूछे गए। A person reaching a point directly opposite on the other bank of a flowing river while swimming at a speed 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैन के स्विमिंग करने की रफ्तार 5 मीटर पर सेकेंड है, और पक्की बात है कि मैन जो स्विमिंग कर रहा होगा वो इस डायरेक्शन में करेगा। वेलोसिटी ऑफ मैन इज 5 मीटर पर सेकेंड ऑन द अदर बैंक ऑफ अ फ्लोइंग रिवर while swimming at a speed 5 मीटर पर सेकेंड at an angle 120 डिग्री। बेटा 120 डिग्री एंगल कहाँ से? विद द फ्लो ऑफ रिवर। फ्लो ऑफ रिवर से 120 मतलब यहाँ से 90 और ये 30 हो जाएगा। ठीक है साहब, then the speed of flow must be। स्पीड ऑफ फ्लो क्या होगा? बहुत आसान है बेटा, दो ही केस पे सवाल भरे पड़े होते हैं। मिनिमम टाइम पे क्या होगा? आदमी सीधा रिवर के विड्थ के लॉन्ग भागेगा, है ना, फ्लो के 90 डिग्री पे जाएगा। कई बार पूछते हैं कि मिनिमम टाइम के लिए फ्लो से कितने एंगल पे जाएगा, तो मिनिमम टाइम के लिए फ्लो से 90 डिग्री पे जाएगा, और मिनिमम पाथ के लिए 90 से ज़्यादा एंगल होना चाहिए। फ्लो से इस तरफ भागता है तो 90 से ज़्यादा, ये 90 और ये 30, तो टोटल 120 हो गया। इस 30 का पीछे की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? इस 5 का पीछे की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? तो ये होगा Vm, ये 30 है, Vm sin 30, एंड दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब ये 5 दिया हुआ है तो 5 रख दो, Vm 5 है, इंटू sin 30 मतलब 1/2, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। 2.5 मीटर पर सेकेंड। आपको ऐसा लगेगा कि सर सारे सवाल कहीं ना कहीं लिंक्ड है। वो बात कर रहा टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट, है ना, एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे, शॉर्टेस्ट पाथ पे, मिनिमम पाथ पे स्विमिंग करना चाह रहा। तो मिनिमम पाथ पे, शॉर्टेस्ट पाथ पे जब स्विमिंग करना चाहेगा आदमी, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लो ऑफ वेलोसिटी से या इस डायरेक्शन से कुछ थीटा एंगल में पीछे जाएगा। तो इसके वेलोसिटी का पीछे की तरफ जो कंपोनेंट होगा वीआर के बराबर होना चाहिए, और ये आदमी को रिवर क्रॉस कराने में मदद करेगा।
डन। चलिए, कार इज मूविंग विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, वेलोसिटी ऑफ कार इज 30 आई कैप। आप ये जानते हैं, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ। तो कार इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, ठीक है साहब, कार ईस्ट की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। एंड द ट्रक इज मूविंग विथ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ ट्रक क्या दिया हुआ है, मूविंग विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है साहब, 40 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट को क्या बोलेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ ईस्ट से, तो ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो यहां पे बनाएंगे आप, देखिएगा ये रहा ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ये हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ये है वेलोसिटी ऑफ ट्रक। देखिए 40 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ में, ऐसे लिखा होगा ना 30 डिग्री नॉर्थ मतलब 30 डिग्री नॉर्थ में, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, कहां से, ईस्ट से, ईस्ट से, तो ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये होगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है साहब। विथ रिस्पेक्ट टू कार, ये ट्रक की वेलोसिटी नहीं है, ये ट्रक की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में। पढ़िए सवाल, कार इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, सही है, एंड द ट्रक इज मूविंग विथ स्पीड, ट्रक इज मूविंग विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है साहब, 40 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू कार, देन फाइंड वेलोसिटी, विथ रिस्पेक्ट टू कार, कार के रिस्पेक्ट में ट्रक की वेलोसिटी, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रक। हमसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रक बताइए क्या होगा, है ना। अब ये बेटा जो दिया हुआ है उसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो 40 का ईस्ट की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, 40 cos 30 आई कैप प्लस 40 का वर्टिकल कंपोनेंट जे की तरफ क्या होगा, 40 नॉर्थ की तरफ मतलब जे कैप 40 sin 30 जे कैप, ये होगा, है ना। जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो ये हो जाएगा 20 cos 30 होता है बेटा √3/2 आई कैप प्लस 40 sin 30 हो जाएगा 1/2 जे कैप, ठीक है बेटा। 2 से 20 को कैंसिल करोगे तो 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा 10 √3 आई कैप प्लस 40/2 20 जे कैप। क्लियर है क्या बेटा, अच्छे समझ, अच्छा सॉरी, ये तो 40 था ना, आई एम सॉरी, ये तो 40 था ना साहब, तो 40/2 20 √3 हो जाएगा, 40/2 20 √3, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार है। अब लिखेंगे आप वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। हमें ये वीटी चाहिए, हमें क्या चाहिए, वीटी चाहिए, तो वीटी इज इक्वल टू आप हो जाएगा VTC प्लस VC। इस सवाल में कुछ भी नया कंसेप्ट आपको सीखने को नहीं मिला, बस ये लेंदी थोड़ा कैलकुलेशन है और कोई खास बात नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार ये रहा, आप लिखेंगे 20 √3 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार 30 आई कैप, तो ये हो जाएगा आपका 30 आई कैप। जवाब होगा आपका 20 √3 प्लस 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ये आपका जवाब आएगा, ये आपका जवाब आएगा। समझ में आया। देखिए फिर से सवाल पढ़ता हूं, कार इज मूविंग 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, कार ईस्ट की तरफ जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, एंड ट्रक इज मूविंग विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार। देखो ट्रक इज मूविंग विथ स्पीड इतना, लेकिन एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रक नहीं है, ट्रक इज मूविंग विथ स्पीड इतना एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार, कार के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दी थी ट्रक की, और एक्चुअल वेलोसिटी ट्रक का पूछा था, तो यही मेथड है आपके करने का। वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार VT माइनस VC लिखेंगे, VT आपसे पूछा है तो VT इज इक्वल टू होगा VTC प्लस VC। बहुत ईजी कंसेप्ट है, कोई खास बात नहीं। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है, मान लो कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी रास्ते से जा रहे होते हो, है ना, चलो रामलाल यहाँ ऐसे जा रहा था, रामलाल 10 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी ऑफ A इज 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे समझो कि कोई रामलाल जा रहा था, अचानक से उसको पिंकी देखी इधर जाते हुए, अचानक से उसको पिंकी देखी इधर जाते हुए, क्या करेगा सर, ये दम लगा के और पिंकी की तरफ भागेगा, संभव नहीं है, मैक्सिमम वेलोसिटी से पहले ही चल रहा था, ये अपने मैक्सिमम वेलोसिटी से पहले ही चल रहा था, कौन, ए अपने मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी से चल रहा था, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ, और बी किधर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ। तो आपसे पूछा है फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ इनिशियल डिस्टेंस इज डी, इनिशियली जब ए ने बी को देखा था तो इनिशियली डिस्टेंस 100 मीटर था, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो आप कह सकते हैं सर मिनिमम डिस्टेंस 100 मीटर ही तो होगा, क्योंकि इसकी भी रफ्तार उतनी है जितनी इसकी रफ्तार है, दोनों की रफ्तार सेम है, तो मिनिमम डिस्टेंस तो वही होगा सर। नहीं बेटा, एक्चुअल में क्या है,
मान लो 10 सेकंड के बाद मैं देखूं, 10 सेकंड के बाद, तो 10 सेकंड के बाद ये 100 मीटर पे होगा और एग्जैक्टली ये यहां पे होगा, तो भी इनके बीच की डिस्टेंस इतनी होगी। लेकिन ये मिनिमम कितने पास से देख पाएगा वो वाली बात है। जब ये आगे जा रहा होगा इस लाइन पे, ये नीचे आ रहा होगा, तो बाहर से आप मोशन को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते क्योंकि दो दो चीजें चल रही है। तो इसको आप रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से करेंगे। सर कैसे करें? किसी एक पे रामलाल को बिठा दो। जब भी दो चीजें स्पेस में चल रही होगी तो किसी एक पे रामलाल को बिठा दो। सर बी पे बिठा दे क्या? बिठा दो। सर ए पे बिठा दे क्या? बिठा दो, कहीं भी बिठा दो। तो चलो हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन हो गया डिटेल कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर। ए जा रहा था मान लो कहीं साउथ की तरफ और बी जा रहा ईस्ट की तरफ। इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस था 100 मीटर, दोनों की स्पीड है 10-10। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा? तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल समझ में आ गया ना? दो आदमी है, एक साउथ की तरफ जा रहा है, एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, सेम रफ्तार से। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तब उनके बीच में डिस्टेंस था 100 मीटर। तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब बताओ, जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन सॉल्व कर रहे हैं मतलब उसको हम रेस्ट में मान लेंगे क्योंकि उसके सर पे रामलाल बैठ गया। जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने आप को रेस्ट में मानता है। अब ए एक्चुअल में रेस्ट पे नहीं है, ए एक्चुअल में रेस्ट पे नहीं है, ए चल रहा है लेकिन उसको हमने रेस्ट पे एज्यूम किया है, इसको हमने रेस्ट पे माना है क्योंकि रामलाल को इस पे बिठा दिया, तो ये हो जाएगा रेस्ट पे। तो सर इसकी जो वेलोसिटी थी वो उल्टा करके बी को दे दो। अब ये बी यहां था, एक्चुअल में बी जा रहा था आगे की तरफ 10 आई कैप से। अब इसका वेलोसिटी इधर था, नीचे की तरफ था ना, ये -10 जे कैप बोल सकते हो। तो उल्टा करेगा तो वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी और यहां पे ऐड हो जाएगी। तो एक्चुअल में जब ए बी को देखेगा तो बी उसको दिखाई देगा 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जाता हुआ और 10 मीटर पर सेकेंड से अपने तरफ आता हुआ। क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो बी उसको लगेगा कि उसकी तरफ आ रहा है। देखो बेटा, जो भी ऑब्जर्वर होता है वो अपनी वेलोसिटी को क्या करता है? उल्टा करता है। तो ए की वेलोसिटी नीचे थी 10, इसको उल्टा करेगा, इसमें चिपका देगा। तो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बी का होगा वो इस लाइन पे होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, इस लाइन पे होगा सर। इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या था? ये था सर, इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच में था 100 मीटर। तो ये इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच हो गया 100 मीटर। अब ये सबसे पास कब होंगे? ए तो रेस्ट में होगा और बी इस लाइन पे चलता हुआ दिखाई देगा। देखो ऊपर 10 आगे 10, तो रिजल्टेंट यही होगा। सर ये एंगल 45 होगा क्या? हाँ, ये तो देख के बता सकते हो। कैसे? तो ये 10 और ये 10, तो रिजल्टेंट 45। अब क्या उनके बीच का ये मिनिमम डिस्टेंस होगा? नहीं, ये तो इनिशियल डिस्टेंस बता रहे हो सर आप। हाँ इनिशियल डिस्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको। ये कौन सा डिस्टेंस बता रहा हूँ मैं? इनिशियल बता रहा हूँ। क्या ये मिनिमम होगा? नहीं सर, ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, क्या ये मिनिमम होगा? नहीं सर, ये भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। क्या ये मिनिमम होगा? सो देखते हैं, आगे ड्रॉ प्लॉट करो। ये नहीं, इससे कम तो यही था। तो असल में ये वाला तुम्हें लग रहा है कि मिनिमम होगा। ये कब होगा? जब इस लाइन से ये वाला डिस्टेंस एक्जैक्टली 90 डिग्री बने, तभी ये मिनिमम कहलाएगा। मतलब ये होगा इनका मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। और इनिशियल डिस्टेंस था दोनों के बीच में ये वाला। हाँ बिल्कुल सही है। ये एंगल है 45 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही है। ये एंगल 45 डिग्री और ये 90, तो ये एंगल क्या होगा? सर ये भी 45 हो जाएगा। अब हमें ये पता है और ये लेंथ निकालना है। ये हो जाएगा आपका डी मिनिमम। अब कैसे करें? तो ये एंगल हो गया तुम्हारा थीटा 45, ये हो गया तुम्हारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। क्योंकि एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच बनता है। ध्यान से देखोगे तो बेटा ये तुम्हें दिखाई देगा हाइपोटेन्यूज और ये तुम्हें दिखाई देगा परपेंडिकुलर, ये दिखाई देगा बेस। तो यहाँ से साइन 45 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? साइन 45 परपेंडिकुलर ये हो जाएगा डी मिनिमम डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा 100। साइन 45 होगा 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू डी मिनिमम बाई 100। तो डी मिनिमम क्या हो जाएगा साहब? डी मिनिमम हो जाएगा आपका 100√2 मीटर। एक मिनट, गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। क्या गलत हो गया? तो ये डी मिनिमम बाई 100, तो डी मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिखा है मैंने, सॉरी, डी मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा, डी मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 100 ऊपर जाएगा और साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका 100/√2। सर यहाँ पे ये 10 और 10 का क्या जरूरत पड़ा? इनकी वेलोसिटी की क्या नीड होगी? इनकी वेलोसिटी ही तो इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफाइन होगा। ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यही तो होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए।
तो सर यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको एक एम स्टार बता सकता हूँ क्या, कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हमेशा होता है इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रूट 2, लेकिन एक कंडीशन है कि दोनों के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी वेलोसिटी 10-10 है या 20-20 है, 50-50 है या 60-60, और नीट में जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपको इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड दिया होगा। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलो ए यहाँ पे है, आगे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस था 100 मीटर, और सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड से तो सेम ही हो जाएगा, बी ए ले लेता हूँ 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आपका है दूसरा पर्सन बी, वो ऊपर जा रहा है वी बी 30 मीटर पर सेकेंड से। तो बताइए डी मिनिमम इनका क्या होगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए। डी मिनिमम हो जाएगा बेटा इनिशियल डिस्टेंस कैपिटल डी बाई रूट 2, मतलब 100 बाई रूट 2 ही आंसर आएगा, 100 बाई रूट 2 ही आंसर आएगा, पक्की बात है, पक्की बात है, 100 बाई रूट 2 आंसर आएगा। सर आप कैसे कह सकते हो, आप सॉल्व करके देखिए ना। आप क्या करिए, सवाल को सॉल्व करिए। पिछला सवाल एक बार और मैं समझा देता हूँ इसके थ्रू। आप ए या बी पे किसी एक पे रामलाल को बिठा दीजिए। सर हम ए पे बिठाते, चलो सर हम बी पे बिठा, कहीं भी बिठा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो बी पे बिठा। तो जैसे ही जिस पे आप रामलाल को बिठाएंगे उसको आप रेस्ट में एज्यूम करेंगे, मतलब वो कहीं जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, ये यही रुक गया। अगर ये यहाँ रुक गया, ध्यान सुनिएगा, अगर ये यहाँ पे रुक गया तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो कहाँ गई, उल्टा करके इसको दे दो। तो ये रहा आपका ए, ऊपर की तरफ वेलोसिटी था बी का, उल्टा करोगे तो नीचे की तरफ ले जाकर इसमें चिपका दो, तो नीचे हो गया आपका 30 और आगे हो गया 30। तो ए इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी ए का किधर होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी ए का होगा सर एग्जैक्टली बीच में, ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। अच्छा ये बात है, तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये होगा, ए इस लाइन पे जाता हुआ दिखाई देगा, बी रेस्ट में है, तो ये हो जाएगा डी मिनिमम। हाँ हो जाएगा, ये 45, ये 30 और ये 30 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एंगल 45 और ये था डिस्टेंस। तो इस एंगल के लिए साइन 45 इज इक्वल टू आप लिखेंगे परपेंडिकुलर। अब ये ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन दिखेगा, देखो एंगल हमेशा ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, सामने ये 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन 45 परपेंडिकुलर डी मिनिमम बटा हाइपोटेन्यूज आपका 100 उधर जाएगा, साइन 45 1/√2, डी मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा 100/√2। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, कोई खास बात नहीं है। लेकिन कई बच्चे बोलते हैं कि सर अगर वेलोसिटी इनकी अलग अलग होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसी अप्रोच से। देखिए फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये देखिए ए चल रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से और बी इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, बी इस लाइन पे चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो बताइए दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, किसको कहाँ बिठाएंगे, मतलब किसको कहाँ बिठाएंगे, इंसान के बच्चे को बिठाना है, और इंसान का बच्चा कौन है, इंसान का बच्चा है रामलाल। कौन बैठेगा साहब, सर रामलाल बैठेगा। कौन बैठेगा साहब, रामलाल बैठेगा, है ना, रामलाल बैठेगा। तो अब देखो ध्यान से, कि रामलाल यहाँ पे बैठ जाएगा। किस पे बैठेगा सर, जिसके मर्जी उस पे बिठा दो। तो ए पे रामलाल को बिठा दो, ए पे रामलाल को बिठा दो, तो ए तुम्हें दिखाई देगा रेस्ट में। और यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पे ये है बी, बी का खुद का वेलोसिटी नीचे था वी 30 मीटर पर सेकेंड, खुद का वेलोसिटी है बी का 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब रामलाल कहाँ जा रहा था सर, रामलाल ए कहाँ जा रहा था, आगे की तरफ 40 से, इसको उल्टा करोगे तो पीछे की तरफ 40 ले जाके इसमें चिपका दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पीछे की तरफ 40। ये कंसेप्ट ही है बेटा कि जो ऑब्जर्वर होता है, जिस पे आपने रामलाल को बिठाया है, उसको वो रेस्ट में मान लेगा, और जिसको देखेगा उसको, जिस ए पे जहां पे बैठा है उसको रेस्ट में मान लेगा, और उसकी वेलोसिटी को उसको दे देगा जिसको देख रहा है। किसको देख रहा है, बी को। तो बी को वेलोसिटी दे देगा उल्टा करके, बी को वेलोसिटी दे देगा उल्टा करके। तो ए के पास वेलोसिटी थी आगे 40, पीछे 40 दे देगा। अब इस लाइन पे कहीं बी चलता हुआ दिखाई देगा, बी इस लाइन पे, रिजल्टेंट वेलोसिटी बी का नीचे और पीछे है, तो इस लाइन पे आपको चलता हुआ दिखाई देगा बी ए के रिस्पेक्ट में। अब इनका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, जब एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये होगा इनका मिनिमम डिस्टेंस, डी मिनिमम। अब ये मुझे निकालना है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल हमें पता चल जाए तो काम चल जाएगा। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो बेटा ये थीटा लिखोगे, tan थीटा, ये एंगल आपको निकालना है। ये हो गया आपका बेस, और ये देखो इस VB को, इस 30 को यहाँ शिफ्ट कर दोगे बेटा, तो ये आपका परपेंडिकुलर 30 और बेस 40, तो 3/4 मतलब थीटा 37 डिग्री।
तो ये जो एंगल बनेगा वो 37 बन गया, ये वाला एंगल आपका 37 डिग्री होगा। अब देखो ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में एंगल बनता है, तो लिखोगे साइन 37, यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, डी मिनिमम बटा ये हाइपोटेन्यूज 100 हो गया। अब डी मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 100 इंटू साइन 37 होता है बेटा 3/5, तो ये 5 से कैंसिल करो तो 20 मल्टीप्लाई 3 60 मीटर, 60 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही जोरदार और आसान कंसेप्ट, 60 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा एक बात बताओ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो मिनिमम डिस्टेंस हमेशा नॉन जीरो ही आएगा क्या? कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों टकरा जाए? जब इस तरह के सवाल हो कि उनके लाइन ज्वाइनिंग के ऐसे चल रहा है, एक लाइन ज्वाइनिंग की तरफ और एक लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों टकरा जाए। सोच के देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए बेटा, 2D रिलेटिव मोशन में थोड़ा बहुत इमेजिनेशन चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता दोनों टकरा जाए। ऐसे सोच के देखो, कंसेप्ट समझना। जो पहला सवाल था, ए चल रहा था इस तरफ और किसी डिस्टेंस पे बी चल रहा था इस तरफ, ये लाइन पे ही चलेगा और ये इस लाइन पे ही चलेगा, वी इसी लाइन पे चलेगा और वी भी इसी लाइन पे चलेगा, तो इनके बीच कोलिजन नहीं हो सकता क्या? नहीं, कभी नहीं। तुम बाहर से देखो तो भी और ए या बी किसी के रिस्पेक्ट में देखो तो भी तुम्हें फील आ जाएगा कोलिजन हो ही नहीं सकता। कैसे? देखो, अगर बेटा तुम ऐसे बाहर से देख रहे हो, बाहर से देखो तो ये इसी लाइन पे चलता रहेगा जीवन काल के लिए और बी इस लाइन पे चला जाएगा, तो थोड़ी देर बाद बी कहीं यहां होगा और ए इस लाइन से आगे निकल जाएगा, कोलिजन होगा ही नहीं। अच्छा, अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में देखो तो सर बी के रिस्पेक्ट में देखो तो बी को रेस्ट में मानोगे, हाँ चलो बी रेस्ट में आ गया, और बी की जो भी वेलोसिटी थी उल्टा करो, तो बी की वेलोसिटी एक्चुअल में आगे थी, उल्टा करके इसमें चिपका दो, तो ए की वेलोसिटी इधर चिपक जाएगी वी और ये था वी ए, तो इस लाइन पे ये जाता हुआ दिखाई देगा, रिजल्टेंट यही होगी ना वेलोसिटी, तो इस लाइन पे ए जाता हुआ दिखाई देगा, बी रेस्ट में होगा और ए इस लाइन पे जाता हुआ दिखाई देगा, बी अपने आप को यही मानेगा और ए इधर जाता हुआ दिखाई देगा, तो इस लाइन पे चलेगा तो मिनिमम डिस्टेंस ये आ जाएगी, मतलब कोलिजन हो ही नहीं सकता, कोलिजन हो ही नहीं सकता। अच्छा ऐसे देखो, ऐसे जो हम समझ रहे थे, ए इधर जा रहा और बी आपका, समझिएगा बेटा अच्छे से एकदम, बी आपका इधर जा रहा, वी और बी ए, क्या कोलिजन होगा? ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से इसी लाइन पे चलेगा और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इसी लाइन पे चलेगा, क्या कोलिजन होगा? नो कोलिजन, मिनिमम डिस्टेंस ही आएगा। तो इसमें मिनिमम डिस्टेंस ही पूछते हैं, इसमें हमेशा मिनिमम डिस्टेंस ही पूछते हैं। AIPMT 2015, हाँ AIPMT 2015, AIPMT 2015 में एक सवाल पूछा, लिख दिया कि एक पार्टिकल है A जिसका पोजीशन वेक्टर है RA और उसकी वेलोसिटी है इस तरफ V है, देखिए उसकी वेलोसिटी देखिए ये V है। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में RB, तो ये है RA आपका, R इंटू ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए और ये पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है कुछ VB, इधर देखिए VB है इस तरफ। तो उनके कोलिजन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए पूछा है, 4 ऑप्शन भी दिया था, लेकिन मुझे तो मेरा अभी तो एम है कि मैं आपको कंसेप्ट समझाऊं कि कोलिजन का कंसेप्ट क्या होगा। एक काम करते हैं, हम ए पे बैठ जाते हैं, ठीक है, ए पे बैठे, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ बेटा, यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपका हो गया XY प्लेन, ठीक है राइट, ये हो गया आपका RA, ये हो गया आपका RB, ठीक है साहब, ये होगा पार्टिकल A, ये हो गया पार्टिकल B, ये होगा आपका RA, ये हो गया आपका RB और वेट, A इधर जा रहा कहीं स्पेस में चल रहा है XY प्लेन में और B कहीं इधर जा रहा, VA VB एक लाइन पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रही है VB, ये इस लाइन पे जा रहा है ऐसे और ये इस लाइन पे जा रहा है ऐसे, क्या इनके बीच कोलिजन हो जाएगा? इनका पाथ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, देखो इधर जा रहा है ये और ये इधर जा रहा है स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन जरूरी नहीं कि कोलिजन हो जाए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर इनका पाथ इंटरसेक्ट हो रहा है तो मिलेंगे। अरे भाई एक बात बता, मैं इधर से ऐसे जा रहा हूं, ऐसे समझो, ए इधर से जा रहा और बी यहां से ऊपर आ रहा, क्या कोलिजन हो ही जाएगा? सर ये तो इस बात पर डिपेंड करता है ना कि दोनों एक ही टाइम पे यहां पहुंचे, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि जब ए यहां होगा तो बी यहां पहुंचेगा, ऐसा भी तो हो सकता है बी चल रहा धीरे धीरे मरे से, जब बी यहां पहुंचा ए यहां पे पहुंच के क्रॉस कर गया, ए यहां पहुंच गया, तब बी यहां आ रहा, तो कोलिजन नहीं होगा। तो सर कोलिजन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? फील करना, हम मोशन को ए के रिस्पेक्ट में मानते हैं, ए पर रामलाल को बिठा दिया। सर अब अगर आपने ए पर रामलाल को बिठा दिया तो ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या होगी? ये
कहां से बी की पोजीशन देख रहा है? ए से। तो ए से बी की पोजीशन ये बताएगा, मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा। बी जब ए को देखेगा तो इसी लाइन पे ऐसे तो देखेगा, ये तो ओरिजिन से, ग्राउंड से कहीं डिफरेंस माना, उससे ए की पोजीशन है, उससे बी की पोजीशन है। अगर मैं आपसे पोजीशन पूछूं बी का ए के रिस्पेक्ट में, तो यही तो बताओगे। चलो सर ये पोजीशन हो गया। अब ए यहां बैठा है और अपनी वेलोसिटी उल्टा करके बी को दे देगा, और जब बी को देखेगा और बी उसको इसी लाइन पे चलता हुआ दिखाई देगा, इस लाइन पे, मतलब रिलेटिव पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी की रिलेटिव वेलोसिटी अगर इस लाइन के अपोजिट हो गई, इस लाइन के अपोजिट हो गई, तभी कोलिजन होगा, नहीं तो कोलिजन हो ही नहीं सकता, नहीं तो कोलिजन हो ही नहीं सकता। समझने की कोशिश करिए बेटा अच्छे से। मान लो, चलो यहां पे समझाता हूं, मान लो ये रहा ए और ये रहा बी। फील करना बेटा, ए इधर जा रहा बी ए से और बी इधर जा रहा, क्या कोलिजन हो जाएगा? नहीं सर, कोलिजन हो ही नहीं सकता। अच्छा ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ए इधर जा रहा वी ए से और बी इधर जा रहा वी बी से, क्या कोलिजन हो जाएगा? नहीं, कैसे कोलिजन होगा? ए इधर जा रहा, बी इधर जा रहा, ये दोनों टकराएंगे कैसे? तो जब ए पे बैठोगे, ए पे बैठोगे तो ए पे बैठ के अपनी वेलोसिटी इसको दे दोगे तो ये पीछे हो जाएगा बी ए, तो इसी लाइन पे कहीं चलता हुआ दिखाई देगा, कोलिजन होगा नहीं। कोलिजन कब होगा? ऐसे सोचो, मान लो ए इस डायरेक्शन में जा रहा वी ए से और ये रहा आपका बी इस तरफ जा रहा वी बी से, तो अब यहां पे कोलिजन हो सकता है। कोलिजन होगा ये जरूरी नहीं, अब यहां पे कोलिजन हो सकता है। अब अगर आप इसी सिचुएशन को, इनके बीच की डिस्टेंस, इसी सिचुएशन को ए के रिस्पेक्ट में देखो, किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ए के सर पे बैठ जाओ, तो ए के सर पे रामलाल को बिठाओगे तो ए तुमको दिखाई देगा रेस्ट में, और ये रहा आपका बी, बी की वेलोसिटी एक्चुअली इधर थी वी बी, और ये अपनी वेलोसिटी उल्टा करेगा तो उल्टा करेगा तो यही तो बनेगा, ये इधर है, उल्टा करेगा तो ये बनेगा, ये इसमें चिपका देगा। अब अगर वी बी का कंपोनेंट ऊपर की तरफ और वी ए का कंपोनेंट नीचे की तरफ एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा, तो ए को बी अपने लाइन की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंडीशन ऑफ कोलिजन यही होता है, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो। कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या होगा कि मान लो तुम ए पे बैठ गए, तो ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन ये रही और बी का रिलेटिव वेलोसिटी एग्जैक्टली इनके लाइन ज्वाइनिंग के तरफ होगा। अगर ये बी का रिलेटिव वेलोसिटी, बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, एक्चुअल में बी की वेलोसिटी तो इधर है, लेकिन बी की वेलोसिटी ए की तरफ अगर ये हुआ एग्जैक्टली पोजीशन वेक्टर के अपोजिट में, तभी तो यहां पर रेस्ट में रहेगा और लगेगा कि बी आके इससे टकराने वाला है। अगर इसकी वेलोसिटी वेक्टर इनके लाइन ज्वाइनिंग के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, मतलब इसके पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, तो कोलिजन नहीं होगा। मान लो साहब, मैं तुम्हें ये फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, ये फील कराने की कोशिश करो, मान लो वी ए का कंपोनेंट ये ज्यादा है, ये तुम्हारा हो जाएगा, मान लो ये एंगल है कुछ थीटा और ये है बीटा, तो ये होगा वी ए साइन बीटा, और ये होगा तुम्हारा वी बी साइन थीटा। अगर ये वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ ज्यादा है, ये नीचे की तरफ ज्यादा है, तो बी थोड़ा नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये और ये इक्वल हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो इस लाइन पे आता हुआ दिखाई देगा। अगर मान लो ए यहां पे है, बी यहां पे है, ये कहीं इधर जा रहा वी ए से, ये कहीं इधर आ रहा वी बी से, अब ए के रिस्पेक्ट में ए को रेस्ट में मान लिया और इसको तुमने देखा बी को, और बी इस लाइन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है या बी इस लाइन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तुम ए पे बैठ के बी को इस लाइन पे जाते हुए देख रहे हो तो कोलिजन नहीं होगा। ए पे बैठ गए, ए रेस्ट में आ गया, तो बी अगर ए की तरफ आएगा तभी तो कोलिजन होगा। मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं आपसे, कोलिजन कब होगा? ये रफ था डायग्राम। कोलिजन कब होगा? मान लो तुम बी पे बैठ गए, चलो तुम बी पे बैठ गए, तो बी पे अगर तुमने रामलाल को बिठा दिया, फील करना इस बात को, फील करना इस बात को, कंसेप्चुअल चीज है थोड़ा। बी पे तुमने रामलाल को बिठा दिया, तो रामलाल बी पे बैठ गया तो बी को रेस्ट में मान लेगा। अब ए की पोजीशन वेक्टर ये हुई, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया बी के रिस्पेक्ट में। अब तुम्हें अगर ए बी पे बैठने के बाद इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा तो कोलिजन नहीं होगा, इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा कोलिजन नहीं होगा, इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा कोलिजन नहीं होगा, इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा कोलिजन नहीं होगा। एग्जैक्टली इनके पोजीशन वेक्टर के अपोजिट ए आता हुआ दिखाई दे रहा तो कोलिजन हो जाएगा। कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, कितना साफ सिंपल सा कंसेप्ट है। तो तुमने ए पे बैठा, तो ए पे बैठ के बी की पोजीशन वेक्टर ये हो गई, और बी तुम्हें इसके पोजीशन वेक्टर के अपोजिट आता हुआ दिखाई दे रहा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, बी का वेलोसिटी का डायरेक्शन एग्जैक्टली बी के पोजीशन के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो कोलिजन होगा। तो कंडीशन ऑफ कोलिजन यहां से आप क्या लिखेंगे, ईमानदारी से बताइए। कंडीशन ऑफ कोलिजन होगा, कंडीशन ऑफ कोलिजन
कंडीशन ऑफ कोलिजन होगा बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में जिधर है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में बी की वेलोसिटी होनी चाहिए ए के रिस्पेक्ट में। ये डायरेक्शन लिखा है इसलिए मैं इक्वेट कर रहा हूं। अगर वेक्टर लिखता तो पोजीशन वेक्टर को वेलोसिटी के बराबर थोड़ी ना लिख पाता। ये डायरेक्शन लिखा है, यूनिट वेक्टर लिखा है, डायरेक्शन है बस। पोजीशन का डायरेक्शन, बी के पोजीशन का डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में बी के वेलोसिटी के डायरेक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। मतलब बी का जो वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन वेक्टर से अपोजिट होना चाहिए। मान लो तुम ए पे बैठे हो तो कोलिजन के लिए जरूरी है कि ए को ऐसा लगना चाहिए कि बी उसके तरफ आ रहा है, तभी तो कोलिजन होगा। तो ये हो गया बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में और ये हो गया बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में। पोजीशन के एग्जैक्टली अपोजिट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा तो कोलिजन हो जाएगा। ये रहा आपका AIPMT 2015 का सवाल। AIPMT 2015 का सवाल। अब ध्यान से सुनिए। अब इसका डायरेक्शन बराबर तो यहां पे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर है ये, तो RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो ये हो जाएगा RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है बेटा वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये होता है यूनिट वेक्टर, मतलब ये डायरेक्शन। RBA क्या होगा? RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर, तो आपने RBA को लिखा RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो इसलिए RBA का डायरेक्शन वेक्टर हो गया, इज इक्वल टू माइनस VBA वेक्टर क्या होता है? VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर बटा मॉड ऑफ VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर, ये आएगा आंसर। और यही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका सही जवाब था। तो कंडीशन ऑफ कोलिजन ये होता है कि उनके रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन उनके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग होना चाहिए। उनके रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन उनके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उनके एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट इनके रिलेटिव वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हो गया। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उनका एक्चुअल वेलोसिटी उनके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर सेम हो जाए, तभी ऐसा हो पाएगा ना बेटा। जब देखो ध्यान से, इस VB का कंपोनेंट इस तरफ और VA का कंपोनेंट इस तरफ, दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई नहीं देंगे, एक दूसरे की तरफ आता हुआ दिखाई देंगे। तो जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, एक दूसरा कंडीशन समझाया था, देयर कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी must be same perpendicular to the line joining। ये सबसे मुश्किल कंसेप्ट है रिलेटिव मोशन का, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी मस्ट बी सेम परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। एक मिनट, वेट, दो बार ऐड हो गया। परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग फॉर कोलिजन। ये असल में दोनों कंसेप्ट सेम है। उनके रिलेटिव वेलोसिटी उनके लाइन ज्वाइनिंग की तरफ तभी होगा ना जब A पे बैठ के मुझे B इधर जाता हुआ नहीं दिखेगा, मतलब B का वेलोसिटी इधर और A का वेलोसिटी इधर अगर सेम हो गया, तभी तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी इनके परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग जीरो हो जाएगा। जितने वेलोसिटी से B इधर जा रहा उतनी वेलोसिटी से A इधर जाएगा, तभी तो इनका दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। जब दोनों का वेलोसिटी का कंपोनेंट उनके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, मतलब लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर दोनों का वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम है, तभी तो एक दूसरे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस क्लास में करा था उसको एक बार और देखो, और उसमें भी मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा कि दो ऑब्जेक्ट तभी कोलाइड करते हैं जब उनके वेलोसिटी उनके लाइन ज्वाइनिंग की तरफ हो, जब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी उनके लाइन ज्वाइनिंग की तरफ हो, मतलब उनका रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग जीरो हो। और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग रिलेटिव वेलोसिटी कब जीरो होगा? जब उनका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उस तरफ सेम हो जाएगा, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा। वो रामलाल, बर्ड और पिंकी प्रॉब्लम में भी तो यही था कि बर्ड इधर जा रहा था 5 से और आगे जा रहा था 4 से, और यहां पे रामलाल आगे जा रहा था 4 से। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी एक्स में कब जीरो हुई? जितने से रामलाल आगे जा रहा उतने से बर्ड आगे जा रहा। तो ए मान लो यहां है, ये कहीं इधर जा रहा बी ए से, इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, और बी मान लो यहां है, ये जा रहा कहीं इधर बी से। अब बी की आगे की वेलोसिटी वी एक्स और VA की आगे की वेलोसिटी VAX, ये दोनों अगर बराबर हो जाए तभी तो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई, तभी ये कहीं ना कहीं कोलाइड करेंगे। अगर मान लो A की वेलोसिटी ज़्यादा है आगे की तरफ और B की कम है, तो कभी कोलाइड करेंगे नहीं, क्योंकि A आगे निकल जाएगा, इस लाइन पे कभी रह नहीं पाएंगे। जब B यहाँ आएगा तो A यहाँ आएगा, हमेशा एक ही लाइन पे होनी चाहिए कोलिजन करने के लिए, मिलने के लिए तो एक ही लाइन पे होनी चाहिए ना। अभी बताओ इनका, चलो एक सवाल कराता हूँ, तुम्हें मजा आ जाएगा।
और ये सवाल आईआईटी के लेवल का है बेटा, नीट के लेवल का नहीं है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट है बी यहाँ पे, ये ग्राउंड है ना। अब मैंने ए को इधर प्रोजेक्ट कर दिया वी से एट एन एंगल थीटा, और इसको इधर प्रोजेक्ट कर दिया मैंने वी बी से एट एन एंगल, इसको बोल देता हूँ अल्फा, इसको बोल देता हूँ बीटा, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है एच। अब बताओ कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या होगा? क्या कंडीशन होगा कि ये कोलाइड कर जाए? इसका पाथ कुछ ये होगा और इसका पाथ कुछ ये होगा, यहीं पे कोलाइड कर जाए, इसके लिए क्या कंडीशन होगी? एक बात बताओ, बी और ए के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो वाई में है कि एक्स में है, या एक्स और वाई दोनों में? तो ध्यान से देखोगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बोलो 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बोलो 0 और वाई कोऑर्डिनेट कुछ एच होगा, यही होगा ना भाई। इनके दोनों के बीच में एक्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एक्स में वो सेम ही लाइन पे है, एक्स में सेम ही लाइन पे है, ठीक है सर। अब मान लो यहाँ पे कोलाइड हुआ, ए पहुंचा और बी पहुंचा, तो अभी इन दोनों के बीच में एक्स में डिस्प्लेसमेंट बताओ 0। तो ये तो तभी हो सकता है ना जब इनके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर दोनों का वेलोसिटी सेम हो। तो वी ए का वेलोसिटी इधर बोलो क्या होगा, वी ए कॉस अल्फा, और वी बी का वेलोसिटी इधर क्या होगा, वी वी कॉस बीटा। तो यहाँ कंडीशन ऑफ कोलिजन आ जाएगा, कंडीशन ऑफ कोलिजन वी ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी वी कॉस बीटा। और इसको आपको याद रखना है, फॉर कोलिजन component of their velocity must be same perpendicular to the line joining, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। इन दोनों को लाइन मिला दो, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का ये कंपोनेंट और इसके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट दोनों सेम हो जाएगा, तभी ये कोलिजन होंगे, क्या आपको समझ आया ये बात? नेक्स्ट देखिए साहब, ये तो ऐसे ही ऐड हो गया था। ये है कंडीशन ऑफ कोलिजन। नेक्स्ट इज रेनमैन प्रॉब्लम। क्या होता है साहब रेनमैन प्रॉब्लम? तो जब मैन रेन में होगा तो ये तो प्रॉब्लम ही है, समस्या ही तो है। तो सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे बताइए? एक मिनट, आपके जो नेक्स्ट क्लास का डीपीपी बन के आया है उसको देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल क्यों ऐड कर रहे हो? इसमें मना किया था ना, तो रिलेटिव मोशन पढ़ा रहा हूं। अरे यार चलो देखो, कोई दिक्कत नहीं। रेनमैन प्रॉब्लम क्या होता है? देखो ये साहब मैन है, रामलाल है, ये रामलाल का असली चेहरा यही है, मैन है, रामलाल है, ये बढ़िया रामलाल है, और ऐसे बारिश हो रही है नीचे की तरफ। तो ये छाता किस डायरेक्शन में लगाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या होती है ना रेनमैन प्रॉब्लम। तो रेनमैन प्रॉब्लम जनरली बच्चे कहते हैं कि सर ये बहुत मुश्किल हो गया, रेनमैन प्रॉब्लम तो सर समझ नहीं आ रहा। ध्यान से सुनिएगा, एक ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। रेनमैन प्रॉब्लम को आसान बना दो, एकदम आसान, तुम्हारे आँख के सामने दिखेगा, सब बना दो। तो दो ऐसी बातें बताते हो जिससे तुम्हें रेनमैन प्रॉब्लम सबसे आसान दिखेगा। बताओ, बारिश जो वाटर नीचे गिरता है, बारिश का पानी हमेशा नीचे ही तो गिरता है। हाँ सर नीचे गिरता है, या वर्टिकल डायरेक्शन से किसी थीटा एंगल पे हार्डली हो सकता है, और 70-80% नीट के सवाल में पानी नीचे गिरेगा। अरे ऐसा तो नहीं होगा पानी ऊपर जा रहा साहब, नहीं ऐसा तो नहीं होता पानी इस डायरेक्शन में ऊपर उड़ रहा, नहीं, पानी ऊपर नहीं गिरता, पानी नीचे ही गिरता है। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में होगा। तो सर वेलोसिटी ऑफ रेन को -j से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ कर लीजिए, आप इसको आई कैप बोलते हैं, इसको जे कैप बोलते हैं, इसको आप -i कैप बोलते हैं, ये -j कैप होगा तो -j कैप से रिप्रेजेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनवर्ड नीचे ही गिरेगा, चलो सर ठीक है।
और एक और बात बता दो, आदमी जो है, आदमी वो हमेशा एक्स एक्सिस में आगे पीछे ही कर सकता है। आदमी कभी हवा में नहीं उड़ेगा। आदमी क्या करेगा? आदमी आगे पीछे तो आएगा। आदमी या तो भागेगा ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, या इसी प्लेन में ऐसे आदमी जाएगा, इधर इधर करेगा। तो आदमी हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में ही चलेगा, कभी आदमी हवा में नहीं उड़ सकता। तो सर ये तो बहुत आसान सी बात है, ये तो बहुत आसान सी बात है कि आदमी हमेशा एक्स एक्सिस में चलेगा और पानी हमेशा वाई एक्सिस में गिरेगा। हाँ, आदमी कैसे हवा में थोड़ी उड़ेगा। मान लो ये रामलाल है, मान लो ये रामलाल है, और रामलाल आगे की तरफ जा रहा है वीएम से, मैन है ये आई कैप, और रेन नीचे की तरफ गिर रही है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आदमी छाता लेके हवा में उड़ रहा है, बताइए अब छाता किधर लगाएगा, या आदमी इधर इधर जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है। ऐसे सवाल नहीं बनते साहब रेनमैन प्रॉब्लम में। रेनमैन प्रॉब्लम में आदमी एक्स एक्सिस में ही चलेगा, हाँ सर, और रेन वाई एक्सिस में नीचे गिरेगा, हाँ सर। तो बड़ा आसान है। अब बताओ इसको छाता किधर लगाना चाहिए? बारिश का पानी सीधा नीचे गिर रहा है, तो सर छाता ऐसे लगा लेगा। अबे तुम्हें दिख रहा है बारिश का पानी नीचे गिर रहा है, इससे तो पूछो कि इसको कहां दिखाई दे रहा है। इसको जिधर दिखाई देगा उधर ही छाता लगाएगा ना। तो अब दो चीजें हैं आपकी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यही बोलोगे ना, VRM। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और तीसरा है VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन। अब इन दोनों में से एक ही आपको पढ़ना है, और कौन सा पढ़ना है बताइए? RM पढ़ना है कि MR पढ़ना है? आपको VMR पढ़ना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, या VRM पढ़ना है? फील करके बताइए, MR की RM, MR या RM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, कौन सा आपको पढ़ना है? तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, मतलब रेन मैन की वेलोसिटी ऑब्जर्व करके क्या करेगा? हमें तो यही पढ़ना होगा ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। हमें क्या पढ़ना होगा सर? रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आदमी को जहां पानी गिरता हुआ दिखाई देगा वही तो होगा रेन की वेलोसिटी मैन की रिस्पेक्ट में, उधर ही तो छाता लगाएगा। तो ये आपके काम का है, MR आपके काम का नहीं है। आपके काम का क्या है? RM। बताओ, तुम बताओ। मैं तो बस ऐसे तुम्हें उल्लू भी बना सकता हूँ, तुम्हारे साथ खेल भी सकता हूँ। तुम बताओ कौन तुम्हारे काम का? कमेंट करके बताओ, फिर बताता हूँ। शायद हमारे काम का सर हाई लग रहा, रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में लग रहा है, सर ये नहीं लग रहा हमारे काम का। ठीक है, देखते हैं। अब बोलो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जब लिखोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही तो होगा फॉर्मूला। तो फटाफट बताओ ये किस डायरेक्शन में छाता लगा? इसमें एक की तरफ, दो की तरफ, या तीन की तरफ? तो आपका जो जवाब है कि सर उसको छाता पानी नीचे गिरा तो छाता ऐसे ही लगाना चाहिए, वो गलत है। एक्चुअल में आप देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा VR माइनस BM। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज माइनस जे कैप, ऐसे लिख लो, VR माइनस जे कैप, क्योंकि रेन नीचे गिर रहा है VR से, माइनस जे कैप की डायरेक्शन में, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज VM आई कैप, तो इसको लिखो VM आई कैप। अब ध्यान से देखो, I और J दोनों निगेटिव आया है, I और J दोनों निगेटिव है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन सेंस बनाओगे, ये I है, J है, ये माइनस I माइनस J है, तो किधर होगा सर? इस तरफ। तो ये है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, VRM। सर इधर आ रहा, सर इसी डायरेक्शन में हम छाता लगाएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब ये रहा छाता मेरे पास है, ऐसी बात नहीं है, छाता भी लेके आया हूँ मैं, ये मेरे पास छाता है। तो अब आदमी, ये जो यहाँ पे मैन है, ये मैन आगे चल रहा है और बारिश का पानी नीचे गिर रहा था। तो तुमने बोला कि सर VRM की डायरेक्शन में छाता लगाएगा। ठीक है, VRM की डायरेक्शन में छाता लगाएगा, तो VR माइनस BM, VRM तो VR माइनस BM। देखो VRM क्या होगा सर? VRM होगा VR माइनस BM। VR क्या है सर? ये रहा VR माइनस जे कैप, तो VR माइनस जे कैप और माइनस VM आई कैप, क्योंकि आदमी आगे चल रहा। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। देखो नीचे जे कैप निगेटिव और पीछे आई कैप निगेटिव, तो इस डायरेक्शन में तो ऐसे छाता लगाएगा क्या आदमी? ऐसे जा रहा, पानी ऐसे गिर रहा, पानी नीचे गिर रहा था, आदमी आगे जा रहा था, तो इस डायरेक्शन में रेन आता वो दिखाई दे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे आदमी छाता लगाएगा। आओ, ऐसे छाता लगाएगा क्या? अब तुम RM की डायरेक्शन में छाता लगाओगे क्या? आदमी को रेन जिस डायरेक्शन में आ रहा है वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इधर आ रहा, तो ऐसे छाता थोड़ी ना लगाता है, किधर छाता लगाएगा भाई? तो रेन की डायरेक्शन में छाता नहीं लगाते, रेन के अपोजिट में लगाएंगे तभी तो बचेंगे। इधर रेन गिर रही, अब ऐसे छाता लगाएंगे, तो ऐसे छाता लगा रहे तो आप छाता एक्चुअल में लगा किधर है सर? इधर। और आपने रिलेटिव मोशन में ये पढ़ा है कि जिधर VRM है उसके अपोजिट में हो जाएगा
माइनस ऑफ सॉरी उधर उसके अपोजिट में हो जाएगा VMR। बिल्कुल सही बात है, ये RM है तो ये हो जाएगा VMR। तो असल में तुम्हें काम कौन आया, RM की MR। तो छाता MR की डायरेक्शन में लगाते हैं, या यूं कहो कि सर छाता जिधर रेन जाता है मैन के रिस्पेक्ट में उसके अपोजिट लगाते हैं। नहीं तुम्हें पानी ऐसे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, पानी तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो छाता ऐसे लगाएगा क्या कि इस डायरेक्शन के अपोजिट में ऐसे लगाओगे छाता? छाता तो इस डायरेक्शन में हम लगाएंगे ना रामलाल। सर ठीक बात है। तो ये मोटा मोटी कंसेप्ट था, बहुत आसान कंसेप्ट है, कोई खास बात नहीं है। ये सवाल यहाँ पे गलत आ गया, इसको बाद में करेंगे अपन, इसको बाद में करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सवाल देखिए, अब मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड, ठीक है, आदमी कहाँ गया, आदमी ये रहा आपका आदमी। मैन इज स्टैंडिंग, कहीं नहीं जा रहा बेचारा, अकेला उदास खड़ा है, अकेला उदास खड़ा है। मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड, हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। 30 डिग्री विथ अ वर्टिकल, मतलब इस आदमी को जो छाता लगाना है वो इस डायरेक्शन में लगाना है, और ये जो अम्ब्रेला का डायरेक्शन है वो वर्टिकल से 30 डिग्री पे है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्टिकल डिग्री से 30 डिग्री। देखिए ना, मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड, मैन रोड पे खड़ा है, मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड, हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल। वर्टिकल मतलब सीधा लाइन, इससे 30 डिग्री पे ऐसे छाता लगाना है। ये रहा वर्टिकल लाइन, इससे 30 डिग्री पे ऐसे छाता लगाना है, इस डायरेक्शन में उसको रेन इधर आता हुआ दिख रहा था, ऐसे छाता लगाएगा बढ़िया। टू कीप द रेन अवे, अबे रेन भाग नहीं रहा, रेन से बचना है। ही थ्रो द अम्ब्रेला, पागल हो गया, ऐसे पहले खड़ा था 30 डिग्री पे बढ़िया सा छाता लगाया था। ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। अभी ये मैन रेस्ट में है तो उसको बारिश का पानी इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस आदमी ने छाता फेंक दिया और दौड़ने लग गया। ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, और मैन 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू कर दिया। फाइंड दैट रेन्स ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, अब उसको पानी सीधा नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है वर्टिकली। देन द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन, मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा ये पूछा है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं पूछा है, मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन पूछा है। अब सुनना ढंग से, एक्स और वाई को थोड़ा अलग अलग रख के कंसेप्ट समझना। पहले आदमी बढ़िया से खड़ा था, अचानक से बारिश आ गया, बारिश उसको टेढ़ा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट होंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे की तरफ एक पीछे की तरफ। यही होगा क्या बेटा? हाँ होने चाहिए सर, क्योंकि आपने कहा था कि 30 वर्टिकल से 30 डिग्री पर, मतलब इस तरफ रेन आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ये 30 डिग्री मतलब वर्टिकल से 30 डिग्री, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वर्टिकल VR cos 30 और एक होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रेन VR sin 30। वर्टिकल से एंगल लेना था, देखो यहाँ से 30, इस डायरेक्शन में रेन आता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ से देखेंगे तो ये भी तो 30 होगा, ठीक है। तो बढ़िया रेन ऐसे आ रहा था। रेन सीधा गिर रहा है कि टेढ़ा गिर रहा है एक्चुअल में बताओ? एक्चुअल में रेन टेढ़ा गिर रहा है कि सीधा गिर रहा है? सर एक्चुअल में रेन टेढ़ा गिर रहा है। कैसे पता? बड़ा आसान है, मैन स्टैंडिंग ऑन रोड, एक्चुअल में मैन रेस्ट में है तो उसको रेन टेढ़ा आता हुआ ऐसे दिखाई दिया, तभी वो वर्टिकल से 30 डिग्री पे ऐसे छाता लगाया। अब उसको दिख गई सामने पिंकी, आदमी ने छाता फेंका और दौड़ना शुरू कर दिया, आदमी ने छाता फेंका और दौड़ना शुरू कर दिया। अब जब दौड़ना शुरू कर दिया तो एक्स एक्सिस में मैन की कुछ वेलोसिटी आ गई। अब उसको रेन सीधा माथे पे सीधा गिरता हुआ दिख रहा है, हेड वर्टिकली सीधा रेन गिरता हुआ दिखाई। ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? अब तुम ध्यान से देखोगे तो जहां मैंने कल रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया था और ये कंसेप्ट दोनों सेम है। कैसे? तो देखो, रेन की एक्चुअल दो वेलोसिटी, क्योंकि रेन टेढ़ा गिर रहा था, एक नीचे और एक पीछे। अब जितना रेन की वेलोसिटी पीछे की तरफ है उतना ही वेलोसिटी से आदमी पीछे भागेगा। अब जरूरी थोड़ी ना आगे भागे, आदमी इधर भागा, कहां भागा ये नहीं दिया हुआ है, आदमी पीछे भाग गया 10 से। अब एक बात बताओ, जितनी रेन की वेलोसिटी एक्चुअल में पीछे थी उतनी ही वेलोसिटी से अगर मैन पीछे भाग जाए तो रेन की रिलेटिव वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में एक्स में 0 हो जाएगा। और इस कंसेप्ट पे मैं 10वां सवाल करा रहा हूं, 10 सवाल करा चुका। बर्ड और रामलाल का भी यही सवाल था कि बर्ड आगे 4 से और रामलाल भी आगे 4 से, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब रामलाल को बर्ड आगे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब मैन अगर पीछे भाग रहा 10 से और
रेन की ये वेलोसिटी भी पीछे 10 है, तो ये रेन की वेलोसिटी पीछे 10 और मैन की वेलोसिटी पीछे 10 इक्वल हो गया, इसलिए मैन को रेन नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर तो आंसर निकल गया। अब वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन का साइन 30 ये वी एम के बराबर होना चाहिए। वी आर हमें यही निकालना है, ये पूरा का पूरा वी आर साइन 30 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन के बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा वी आर साइन 30, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 10। और वेलोसिटी ऑफ रेन हमें नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ रेन हमें नहीं पता, तो चलो ये कंडीशन आ गया कि दोनों बराबर होगा, इसीलिए एक्स एक्सिस में रेन अब जाता हुआ नहीं दिख रहा है, सीधा नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। अब नीचे की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा वी आर कॉस 30, तो मैन को सिर्फ वाईथ कंपोनेंट दिख रहा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मूविंग मैन, ये हो जाएगा सिंपल आपका वी आर कॉस 30। अब हमें वी आर कॉस 30 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे, हमें वी आर कॉस 30 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, तो मूविंग मैन को रेन कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सीधा नीचे, सीधा नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये वेलोसिटी उसको निकालनी है। मूविंग मैन पे सीधा नीचे वाई की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है ना, सीधा टकरा रहा है मुंडी पे, तो मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन तो आगे जा ही नहीं रहा, तो मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन की ये वेलोसिटी तो कैंसिल हो गई। अब हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सर हमें वी एम दिया हुआ है, ठीक है वी एम रख देते हैं, तो वी एम दिया हुआ है तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो वी आर इज इक्वल टू होगा साइन 30 हाफ, 2 उधर चला जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वी एम, वी एम बताओ है 10, तो ये हो जाएगा 20, तो वी आर आ गया 20, तो ये वी आर आ गया 20 इंटू कॉस 30 होता है तुम्हारा √3/2, √3/2, तो ये हो जाएगा 10√3, 10√3 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर। इस सवाल को मैं फिर से सॉल्व करता हूँ, फिर से सॉल्व करता हूँ। ये आदमी रेस्ट में है, तो रेन इधर आकर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है वर्टिकल से 30 डिग्री पर, इसीलिए अम्ब्रेला इधर लगाया। देखो अम्ब्रेला ने आदमी ने इधर लगाया वर्टिकल से 30 डिग्री पे, तो पानी भी तो ऐसे गिरेगा, तो ये भी तो वर्टिकल से 30 हो गया, ये वर्टिकल से 30। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है वी आर, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे और एक पीछे, तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट बोलोगे वी आर कॉस 30 और रेन का ये कंपोनेंट हो गया वी आर साइन 30। अब आदमी क्या किया कि आगे दौड़ने लग गया, सॉरी पीछे दौड़ने लग गया, आदमी पीछे दौड़ने लग गया वी एम बराबर 10 से। अब जितनी रफ्तार से आदमी पीछे जा रहा उतनी रेन की रफ्तार पीछे रही होगी, तो अगर ये दोनों वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो रेन इसको पीछे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, सीधा नीचे गिरते हुए दिखाई देगा, तो आप कह सकते हो वी एम इज इक्वल टू वी आर साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो वेलोसिटी ऑफ रेन रहने दो, ये साइन 30 हाफ और बी एम आ गया आपका 10, तो वी आर इज इक्वल टू आ जाएगा 20। तो वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं पूछा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन पूछा है, तो मैन के रिस्पेक्ट में ये कंपोनेंट उसको दिखाई देगा नहीं, रेन सीधा वर्टिकल कंपोनेंट दिखाई देगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा आपका वी आर कॉस 30, वी आर इज इक्वल टू 20 कॉस 30 √3/2, 10√3 किलोमीटर पर आवर इज आंसर। दोबारा सॉल्व कर दिया मैंने आपके लिए। दूसरा सवाल देखिए, मैन वॉक्स इन अ रेन विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, ये आदमी है साहब और 5 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रहा है। अब 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो आपको बोला था सवाल आसान होगा, देखिए सवाल आसान होने का पहला साइन, मैन वॉक्स इन रेन विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। अब आदमी तो सीधा ही वॉक करेगा, आदमी हवा में उड़ता हुआ वॉक तो करेगा नहीं, मतलब ये आई कैफ ही होगा, आप सीधा लिख सकते हैं 5 आई कैफ, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 5 आई कैफ। अब नेक्स्ट देखिए, द रेन ड्रॉपलेट ड्रॉप्स स्ट्राइक एट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब रेन ड्रॉपलेट इसको 45 डिग्री पे इधर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, वर्टिकल से 45 तो हॉरिजॉन्टल से भी 45। ये रेन ड्रॉपलेट असल में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को इधर आता हुआ दिखाई दिया विथ द हॉरिजॉन्टल से 45 तो वर्टिकल से 45। वेलोसिटी ऑफ रेन इफ इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब रेन की वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होगी अगर वो वर्टिकली गिर रहा था, मतलब सवाल कह रहा है कि असल में रेन तो नीचे गिर रहा है भैया, रेन तो नीचे गिर रहा है, रेन तो सिर्फ जे कैप में रेन तो ओरिजिनल सिर्फ जे कैप में है, लेकिन आदमी को ऐसा लग रहा है कि 45 पे है। देखो, अ मैन वॉक्स इन अ रेन, मैन वॉक्स इन अ रेन विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। आदमी 5 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, अब उसको पानी ऐसे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भागते हुए आदमी को जो रेन का वेलोसिटी दिखाई देगा वो एक्चुअल दिखाई देगा कि रिलेटिव दिखाई देगा, तो ये उसको दिखाई दे रहा है इस 45 डिग्री में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन।
देन वेलोसिटी ऑफ रेन इफ इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा अगर रेन असली में सिर्फ नीचे गिर रहा था तो देखिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, VR माइनस VM। अब साहब हमें ये पता है कि ये सिर्फ J में है, ये होगा तुम्हारा VR J कैप, और हमें पता है कि VM I कैप है, ये पक्की बात है। मैन आगे जा रहा है, ये हमें पक्की बात है। और ये रिजल्टेंट 45 डिग्री का एंगल, ये रिजल्टेंट 45 डिग्री पे है। तो 45 डिग्री पे तभी होगा जब इसका J वाला कंपोनेंट और X वाला कंपोनेंट सेम होगा। तो पक्की बात है रेन नीचे गिर रहा था तुम्हारा 5 से, 5J कैप से, और ये है तुम्हारा आदमी का 5I कैप, तभी तो उसको बीच में दिखाई देगा 45 डिग्री पे। तो सीधा आंसर हो जाएगा तुम्हारा 5 किलोमीटर पर आवर। समझो इस बात को, समझो। रेन की वेलोसिटी तो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड है, रेन तो सीधा नीचे गिर रहा है ना, रेन तो सीधा नीचे गिर रहा और आदमी आगे जा रहा। अब आदमी को दिखाई दे रहा टेढ़ा गिरा, तो आदमी को क्या दिखाई देगा, तो आदमी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो एक्चुअल में आदमी क्या देखता है, आदमी अपने आप को रेस्ट में एज्यूम करेगा और अपनी वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे देगा। ऐसे समझो, दूसरे तरीके से समझो, सेकेंड मेथड समझो, कितना आसान है ये। सेकेंड मेथड समझो, आदमी अपने आप को, मैन अपने आप को कहाँ मानेगा, अपने रिस्पेक्ट में रेस्ट में मानेगा। अब मैन देखेगा कि एक्चुअल में रेन इधर गिर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, असल में रेन तो सिर्फ वाई में नीचे गिर रहा, वो सवाल में लिख दिया है, और आदमी आगे दौड़ रहा था तो अपनी वेलोसिटी उल्टा करके इसमें चिपका देगा, तो ये हो जाएगा। अब ये हमें पता है 5 और एंगल है 45, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट बीच में तभी आ जाएगा जब इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये भी 5 होना चाहिए, तो आंसर आ गया 5। फील करोगे तो एकदम आसान लगेगा, कंसेप्ट एकदम आसान लगेगा। नेक्स्ट देखिए, अ कार विथ वर्टिकल विंडशील्ड। वर्टिकल विंडशील्ड मतलब कार चला रहा हूं, उसका दीवार शीशा जो है, विंडशील्ड जो है ना कार का आजकल थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन वर्टिकल विंडशील्ड ऐसे देखो, ये कार है, ये कार है, ये सामने वाला फ्रंट मिरर है, ये वर्टिकल विंडशील्ड एकदम, ये कार है। अ कार विथ वर्टिकल विंडशील्ड मूव इन अ रेन स्टॉर्म एट अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। देख लो एक्स में जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार, कार को हवा में थोड़ी ना उड़ाओगे, तो ये 40 आई कैप आ गया 40 आई कैप आ गया, कितना आसान। एंड रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली विथ कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर। देखो यहाँ लिखा है फॉल्स वर्टिकली, नीचे 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब ये रेन की वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर हो गया तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड। देन द एंगल एट विच रेन ड्रॉपलेट स्ट्राइक द विंडशील्ड। विंडशील्ड से कितने एंगल पे स्ट्राइक करेगा, तो विंडशील्ड कैसा है वर्टिकल, तो इस पे कितने एंगल पे स्ट्राइक करा है वो पूछा है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ फाइनली, ये विंडशील्ड हो गया, ये वर्टिकल विंडशील्ड हो गया। अब इस पे कितने एंगल पे स्ट्राइक करा है, इसको निकालने के लिए इसी के रिस्पेक्ट में रामलाल को अंदर बिठा दो, रामलाल ड्राइवर हो गया, तो रामलाल ड्राइवर हो गया, तो इसको कार रेस्ट में दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, तो जो कार की एक्चुअल वेलोसिटी है वो रेन को उल्टा करके दे दो, तो रेन तुम्हें नीचे आता दिखाई देगा VR मतलब 20 से, और पीछे आता वो दिखाई देगा VC मतलब 40 से। लेकिन एक चीज़ और, ये 20 मीटर पर सेकेंड है और ये किलोमीटर पर आवर है। बच्चा यहाँ भी गलती करता है, ये 40 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 9, ये हो जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट किधर होगा, सर रिजल्टेंट कुछ ये रहा है। अब हमें क्या करना है, ये एंगल बताना है, विंडशील्ड पे कितने एंगल से टकरा है ये एंगल बताना है। तो सर ये एंगल कैसे निकाले, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा। अब यहाँ पे tan थीटा लिखो, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये VC को यहाँ भी बना सकते हो। हाँ सर देखो बेटा, ये यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ एक ही बात है, तो tan थीटा हो जाएगा VC/VR। VC बोलो कितना है सर, VC है 100/9, 100/9, और VR कितना है 20/20। ये कैंसिल होगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/9, 5/9, 5/9। फिर एक बार मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर एक बार मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सुनो, ये रहा तुम्हारा कार का वर्टिकल विंडशील्ड। अब एक्चुअल में रेन नीचे गिर रहा है और कार आगे जा रहा था, तो कार को तुम रेस में मान लोगे, तो कार की जितनी वेलोसिटी आगे थी उसको उल्टा करके इसमें चिपका दो। यही तो फॉर्मूला लिखने की कहाँ जरूरत है। तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन था ये 20J कैप, माइनस लगा दो चाहो तो, और ये था तुम्हारा 40 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया तुम्हारा 100/9, 100/9। अब इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी बेटा ऐसे आएगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार। अब वर्टिकल से कितने एंगल पे टकराया है, मतलब ये थीटा पूछ रहा है, तो ये थीटा पूछ रहा है, तो ये भी थीटा उतना ही होगा।
अब यहाँ पे आप tan थीटा लिखिए, tan थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप इस वी आर को यहाँ बना लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो वी आर बटा ये वी आर आप ये सॉरी ये वी सी था, कार का था, ये वी आर था वी सी, तो ये नीचे लिख देंगे परपेंडिकुलर वी सी बटा वी आर। तो वी सी बताइए क्या होगा सर, ये हो जाएगा 100/9 और ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 5/9। तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/9। एकदम आसान है बेटा, एकदम आसान है। ये देखिए रेनमैन प्रॉब्लम जो होता है, रेनमैन प्रॉब्लम की हम बात करते हैं उसमें आराम से, उसमें तुमसे यही पूछेगा कि आदमी को रेन कितने डिग्री पे इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन लिखना है। क्या लिखना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये क्या होता है? ये सिंपल होता है वी आर माइनस बी एम। इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है ना कि रेन की वेलोसिटी में से माइनस कर देंगे मैन की वेलोसिटी। अब रेन की वेलोसिटी सीधा वर्टिकल ही डायरेक्शन में होगा और मैन की वेलोसिटी एक्स में होगा, तो इसलिए कहते हैं कि मुश्किल होगा। कहाँ मुश्किल हो गया? मैन एक्स एक्सिस में चलेगा तो ये वी एम आई कैप में होगा और वी आर जे कैप में होगा। बस ये कंसेप्ट से आपको सवाल को सॉल्व करना है। अब इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार लिखते हैं वी आर माइनस वी सी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन को लिखते हैं आप -20 जे कैप एंड वेलोसिटी ऑफ कार को लिखते हैं आप ये आगे चल रहा था तो ये हो जाएगा आपका -vc को लिख लेते हैं आप 100/9 आई कैप। तो ये दोनों का रिजल्टेंट किधर होता? दोनों निगेटिव, तो इस डायरेक्शन में होता। यही तो बना है देखो, इस डायरेक्शन में। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है? जो ऑब्जर्वर है, मतलब कार या मैन ऑब्जर्वर होगा, वो अपने आप को रेस्ट में मानेगा, उसकी वेलोसिटी जितनी भी होगी उसको उल्टा करेगा। पहले जैसे कार आगे चल रहा था, कार उल्टा करके रेन को दे देगा। यही तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत आसान सवाल बनते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिएगा 4% PQRS, 4% PQRS। देखिए यहाँ पे ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। इनिशियली एट द 4 corner of a square of side D, 4 corner of square of side D. Each person now moves with a constant speed v. Each person moves now with a constant speed v. ये v से चलना शुरू किया, ये भी v से चलना शुरू किया, ये भी v से चलना शुरू किया, ये भी v से चलना शुरू किया। It in such a way that p always move directly towards q. देखिए p q की तरफ जा रहा, q towards r and r towards s and s towards p. Then the 4 person will meet after the time. ये सवाल और डिफरेंट लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। ये सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे 3 आदमी हैं, ए बी सी। ए देख के चलना शुरू किया बी को, बी देख के चलना शुरू किया सी को, और सी इंटरेस्टेड है ए में। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए इंटरेस्टेड है बी में, बी इंटरेस्टेड है सी में बी किस में इंटरेस्टेड है साहब? सी में, तो वी से भागा। ए किस में इंटरेस्टेड है? बी में, और सी इंटरेस्टेड है ए में। मतलब ये एक दूसरे में इंटरेस्ट शो कर रहा है। जैसे ए को ना बी पसंद है, ए बी को देखते हुए वी वेलोसिटी से भाग रहा है। बी को सी पसंद है तो बी सी को देखते हुए वी वेलोसिटी से भाग रहा है, और सी को ए पसंद है तो सी ए की तरफ वी वेलोसिटी से भाग रहा है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो थीटा 60 डिग्री होगा, मान लो अभी थीटा मान लेते हैं बस। तो बताओ कितनी देर में मिलेंगे? तो एक्चुअल में जो इसका पाथ होगा ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैसे? देखो, अब जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो ध्यान से देखो, ऐसे देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल थे, अब ए लगातार बी को देख रहा, अब बी थोड़ा ऊपर जाएगा, बी मान लो यहां पहुंच गया, तो ए तो लगातार बी को देख रहा था, तो ए का पाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अब यहां पे सी पहुंच गया तो बी तो सी को देख रहा, तो ये इसका भी पाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, और सी तो ए को देख रहा, ए यहां पहुंचा तो इसका भी पाथ थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद तीनों एक इस तरह के इक्विलैटरल ट्रायंगल पे होंगे। फिर ये लगातार इसको देख रहा है तो इसका पाथ और थोड़ा टेढ़ा होगा, और टेढ़ा होगा, और टेढ़ा होगा, थोड़ा पाथ और टेढ़ा होगा, तो एक्चुअल में इस तरह के पाथ पे चलते हुए तीनों मिलेंगे यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम आप भी स्पीड से नहीं निकाल सकते। एक्चुअल पाथ देखोगे तो बहुत मुश्किल है। उसी तरीके से स्क्वायर पे देखो, स्क्वायर में क्या हो रहा है? तो स्क्वायर में ऐसे चल रहा है, देखो ये जो है ना पी, वो लगातार क्यू को देख के भाग रहा है बी स्पीड से, पी क्यू के पीछे भाग रहा है, क्यू तुम्हारा आर के पीछे भाग रहा है, और आर तुम्हारा एस के पीछे भाग रहा है, और एस पी के पीछे भाग रहा है। थोड़ी देर बाद ये कहीं यहाँ पे होंगे, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। इसको तुम मिलाओगे, देखो एक छोटा स्क्वायर बनेगा। फिर क्या होगा? फिर जैसे क्यू ऊपर तो पी क्यू की तरफ, क्यू आर की तरफ, ये एस की तरफ, और ये इसकी तरफ, फिर से ये छोटा स्क्वायर बनेगा। और इसी तरीके से इस तरह के पाथ पे चलते हुए ये चारों यहाँ पे मिलेंगे।
इस कंसेप्ट से सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? और भी केस बनते हैं, जैसे हेक्सागोनल। हेक्सागोनल ऐसे देखो, हेक्सागोनल में 6 आदमी खड़े हैं। अब किसी को एक दूसरे से प्यार नहीं है। ए बी को देख के भाग रहा v वेलोसिटी से, बी सी को देख के भाग रहा v वेलोसिटी से, सी डी को देख के भाग रहा v वेलोसिटी से, ये इसको देख के भाग रहा v वेलोसिटी से, ये इसको देख के भाग रहा v वेलोसिटी से, ये इसको देख के भाग रहा v वेलोसिटी से। कितने देर बाद तीनों मिलेंगे? तो इसमें कितने सारे सवाल बन सकते हैं सर? एक तो स्क्वायर वाला आपने पीछे लिखा, देखिए ये एकदम प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिखा है। उसके बाद ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, या दो ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख के भाग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, रुको, यहाँ पे मैं अच्छे से बनाता हूँ, एकदम अच्छे से बनाता हूँ। देखो ऐसा भी हो सकता है, ये ए और बी है, दोनों एक दूसरे को देख के वी रफ्तार से भागे। 2 आदमी का केस ये होगा। 3 आदमी का केस ये होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे खड़े हैं, ये इधर भाग रहा वी से, ये इधर भाग रहा वी से, ये इधर भाग रहा वी से। अब स्क्वायर का केस ये हो जाएगा। स्क्वायर का केस देखो, ये इधर भाग रहा वी से, ये इधर भाग रहा वी से, अरे चलना, ये इधर भाग रहा वी से, ये इधर भाग रहा वी से, ये इधर भाग रहा वी से, ये इधर भाग रहा वी से। उसके बाद हेक्सागोनल का केस देख सकते हैं। हेक्सागोनल में 6 आदमी हो जाएंगे। तो ऐसे सवाल किसी भी लैंग्वेज में आपसे पूछा जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाएंगे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग सोचेंगे। एक ही सेकंड में सवाल सॉल्व, एक ही सेकंड में सवाल सॉल्व। कोई भी एक केस उठा लीजिए। चलिए हम ये उठाते हैं, ट्रायंगल वाला उठाते हैं। ये रहा आपका ए और ये रहा बी, ठीक है, एंगल 60 डिग्री। अब सोचिएगा ध्यान से, मोशन ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ए आ गया रेस्ट में, ए आ गया रेस्ट में, बी का वेलोसिटी इस तरफ है v, और ई अपनी वेलोसिटी पीछे दे देगा एक v, ठीक है। ये एंगल है सर 60 डिग्री, ठीक है। अब इस v का 2 कंपोनेंट होगा। अरे एक खुद का v तो था इसके पास, ये रुक गया तो अपनी वेलोसिटी पीछे दे दिया ना v, ठीक है सर। अब इस v का 2 कंपोनेंट होगा, एक पीछे की तरफ बताइए क्या होगा सर, v cos 60, एंगल 60 है, ऊपर की तरफ होगा v sin 60, चलो ठीक है। ये v और प्लस एक ऐड हो गया v cos 60। मोशन, कंसीडर मोशन along x axis, कंसीडर रिलेटिव मोशन of b with respect to a along x axis, along x axis। तो x axis में अगर आप वेलोसिटी देखें तो a अपने आप को रेस्ट में मानेगा हमेशा, और b इस तरफ v प्लस v cos 60 से आ रहा। तो सिर्फ x एक्सिस में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हो गई कुछ d, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई d। तो टाइम बराबर डिस्टेंस d, एक्सीलरेशन है नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी, तो v प्लस v cos 60, v प्लस v cos 60, v cos 60 हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा d प्लस 3v/2, 2 ऊपर चला आएगा 2d/3v। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। देखो मैं y एक्सिस वाले से मतलब ही नहीं रखता। जब ये x एक्सिस में मिलेंगे तो x एक्सिस में मान लो a और b के बीच में अभी डिस्टेंस है d, और ये a और b कहीं जाके मिल गए, तो x में टोटल कितना चले सर, x में d डिस्टेंस चले, और x की रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा कितनी होगी, तो हमेशा ये 60 डिग्री पे चल रहा होगा, तो x की तरफ रिलेटिव वेलोसिटी होगा v प्लस cos 60, ये आंसर होगा। अब तुम यहां देखो, अगर ये रहा तुम्हारा a और ये रहा b, अगर तुम a को रेस्ट में मान लो, a को रेस्ट में मान लो और b को देखो, तो b के पास 2 वेलोसिटी हो जाएगी, एक खुद की इधर v और एक खुद की इस तरफ v। ध्यान से देखना बेटा अच्छे से। तो सर ये v और ये v, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोलो d, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, d डिस्टेंस, और x एक्सिस में हमेशा b a की तरफ v से चलता हुआ दिखाई देगा। मैंने तुम्हें बताया था ये फोटो बना के कि हमेशा ये स्क्वायर ही बनाएगा, जैसे इसका पाथ ऐसा होगा। थोड़ी देर बाद देखो बेटा, थोड़ी देर बाद जब a यहाँ पहुँचेगा, b यहाँ पहुँचेगा, c यहाँ पहुँचेगा, d यहाँ पहुँचेगा, तो ये अभी भी स्क्वायर बना रहा होगा, और अभी भी ये इसकी तरफ v से भाग रहा होगा और ये परपेंडिकुलर चल रहा होगा। तो एक दूसरे के लाइन ज्वाइनिंग की तरफ v स्पीड ही रहेगी। एक दूसरे के लाइन ज्वाइनिंग की तरफ हमेशा ये इस लाइन से परपेंडिकुलर जाएगा और ये v की तरफ इस तरफ आएगा। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी स्पीड से कम हो रही है, v से। वही रिलेटिव वेलोसिटी से यहाँ देखो, a रेस्ट में है और b एक्चुअल में इधर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमेशा b जो है a की तरफ a रफ्तार से चलता रहेगा। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा d बटा v। बहुत आसान है।
आप कहेंगे सर अगर ऐसा हो गया तो ए को तो बी इस लाइन पे चलता हुआ दिखाई देगा, तो मिलेगा कैसे? बेटा हमेशा होगा क्या कि ए को ऐसा दिखाई देगा बी इस लाइन पे चल रहा, अब थोड़ी देर बाद ये डिस्टेंस घट के इस लाइन पे चल रहा, थोड़ी देर बाद डिस्टेंस घट के इस लाइन पे चल रहा, थोड़ी देर बाद डिस्टेंस घट के इस लाइन पे चल रहा, यहाँ पे कोलाइड हो जाएगा। क्योंकि कोलाइड कोलिजन तो हो रहा, क्योंकि इनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। क्या हर वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या? नहीं। कैसे कांस्टेंट नहीं? देखो ये इधर जा रहा v से, ये इधर जा रहा v से, अब ये लगातार इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, अब ये r को देख रहा, r जब यहां पहुंचेगा तो r को देखते हुए इधर घूम गया, फिर इधर घूम गया, तो इनका पाथ ऐसे होगा, चारों यहां पे मिलेंगे। तो अगर ये मिले हैं तो सिर्फ एक्स एक्सिस में देखा जाए तो p और q के बीच में डिस्टेंस एक्स एक्सिस में कितना था? d था। और एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी देखा जाए तो ये v से इधर जा रहा, ये परपेंडिकुलर जा रहा v से, तो इनके बीच की डिस्टेंस लगातार v से कम होगी, स्क्वायर बन रहा भी इनके बीच की डिस्टेंस v से कम हो रही, तो टाइम हो जाएगा dy v, टाइम हो जाएगा dy v। तो स्क्वायर के केस में सिंपल आंसर आएगा dy v। और यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जो आंसर आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में आंसर आएगा वो आएगा 2d/3v। सर यहाँ बताओ हेक्सागोनल पे कितना आंसर आएगा? तो हेक्सागोनल पे ये v इधर होगा। अब देखो ये 60 डिग्री एंगल है, ये रहा a r, ये रहा b, तो यहाँ पे टाइम बटा ये आएगा डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, साइड लेंथ d, और स्पीड हो जाएगा आगे की तरफ भी, उल्टा करके देखो तो ये v और इस v का कंपोनेंट इस तरफ जाएगा v cos 60, तो v माइनस v/2, तो t बराबर आ जाएगा 2d/v। और जब दो ही ऑब्जेक्ट हो तो एक को रेस्ट में मानोगे, इसकी वेलोसिटी उल्टा करके इसमें चिपकाओगे तो t इज इक्वल टू आएगा, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस d है तो t इज इक्वल टू आएगा d/2v। वैसे भी अगर हम ए से पूछे कितना वेलोसिटी से मिलने जा रहा है v से, और b भी इससे तरफ आ रहा है v वेलोसिटी से, मतलब दोनों का भरपूर मिलने का मन है, तो इसमें सबसे कम टाइम लगेगा। देखो t d/2v। उसके बाद इसमें देखो a पूरी जान लगा के b की तरफ भाग रहा, a पूरी जान लगा के b की तरफ भाग रहा, b का भी मिलने का मन है, कितने से? इधर वेलोसिटी v है तो v का एक कंपोनेंट a की तरफ होगा v cos 60 और ऊपर होगा v sin 60। इससे नहीं मिलने का मन है लेकिन इससे मिलने का मन है, तो ये दोनों ऐड हो गया। इसमें देखिए तो a पूरी जान लगा के जा रहा है b से मिलने, और b से पूछोगे तो b का न्यूट्रल मन है, इन लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, ना तो इससे लेंथ दूर भगा रहा है ना इसके पास आ रहा है, मतलब टाइम इज इक्वल टू सिंपल हो जाएगा d बटा इस वेलोसिटी से मिल रहा है, मतलब d/v आंसर। और हेक्सागोनल में देखोगे तो a v से भाग रहा है, a किससे भाग रहा है? a किससे भाग रहा है? v से भाग रहा है। और b को अगर तुम देखोगे ध्यान से तो b साहब इस लाइन पे भाग रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट जो होगा v cos 60, ये इसको दूर भगा रहा है, और ये बेचारा v से इससे मिलने जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? v माइनस v cos 60, तो v माइनस v/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा v/2, 2 पर चला जाएगा d/2d/v। सबसे ज़्यादा हेक्सागोनल में टाइम लगा और सबसे कम इसमें टाइम लगा। समझ में आया कि नहीं? तो यही 2-3 केस पॉसिबल केस है, ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 2005 में सवाल पूछा था, बहुत बढ़िया सवाल है। 2 boys are standing at the ends A and B. 2 boys are standing at the end A and B of a ground where AB is equal to A. इन दोनों के बीच की लेंथ है A। ठीक है बेटा, आगे समझिएगा। The boy B starts running in a direction perpendicular to AB. AB को लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर B इधर भागना शुरू कर दिया, इधर भागना शुरू कर दिया। AB विथ वेलोसिटी v1, कितने वेलोसिटी से भागा? ये v1 वेलोसिटी से इधर भागना शुरू कर दिया विथ वेलोसिटी v1। द बॉय A बॉय स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी v, with velocity v, running simultaneously with velocity v and catches the other in a certain time t. With velocity v velocity constant, इस v velocity जो constant है उससे भागना शुरू किया। किधर हमको नहीं बताया, किधर भागना चाहिए ताकि वो एक ही लाइन में भागते हुए कहीं ना कहीं इसको पकड़ ले, तो तुम ऑब्वियसली यही बोलोगे ना सर ए को कहीं ना कहीं इस लाइन पे भागना चाहिए। ये थोड़ा नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है, मान लो इस v लाइन से भागा, इसी लाइन पे चल रहा है क्योंकि लिखा है साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी v, उसी टाइम पे v वेलोसिटी से भागा और कहीं ना कहीं यहाँ पकड़ लिया, ए और बी दोनों यहाँ मिल गए। और मैं इसको लाइन पे इसलिए ले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि ए यहाँ है बी यहाँ है, बी इधर जा रहा और ये कुछ ऐसे भागा, ऐसे नहीं भागा, एक लाइन पे भागा है, तभी यहाँ बोला है साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी v से भागा ये। तो बताइए कि v की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है क्या? द टाइम t, देन वेयर t इज, टाइम पूछा है कितने देर में मिलेगा। मान लो t टाइम में मिल रहे हैं, तो t टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, स्पीड इनटू टाइम v1t। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो ये होगा स्पीड v और टाइम t vt। तो बेटा ऐसा है कि इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस था इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया v1t और ये डिस्टेंस है तुम्हारा vt,
तो आसान है, ये 90 डिग्री हो गया, तो इसको हाइपोटेन्यूज, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोल सकते हो। तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टाइम, तो ऐसे टाइम निकाल सकते हैं आप। v1 का स्क्वायर टी स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो ये होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इंटू आपका आ जाएगा ये टी स्क्वायर। इसको आप नीचे ले जाएंगे तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बटा वी स्क्वायर माइनस v1 का होल स्क्वायर। टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बटा वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ये डी आंसर आ गया। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, फाइंड द रेंज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक कार पे आदमी यहाँ पे खड़ा हो गया और इस आदमी ने कार पे के सरफेस पे बैठ के बॉल को सिंपल ऊपर वेलोसिटी दी। देन फाइंड रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। रेंज कहाँ से आएगा, तो किसी भी मूविंग फ्रेम में बैठ के हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, तो देखो जब इसके हाथ में बॉल था तो कार की वेलोसिटी v1, मैन की वेलोसिटी v1 आगे की तरफ, तो बॉल की वेलोसिटी भी पहले से इसके पास v1 थी। जैसे ही कार से बॉल को प्रोजेक्ट करेगा तो कार के पास बॉल के पास एक्चुअल में वेलोसिटी आगे होगा v1 और ऊपर होगा v2। ठीक है, बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा। ठीक है, तो बॉल का पाथ कुछ ऐसा होगा, बॉल का पाथ ऐसा होगा। अब मान लो ये कार से लगातार चल रहा है, ये कार से ऐसे चल रहा है, ये कार से ऐसे चल रहा है, तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये कार से v1 स्पीड से चल रहा था, तो यहां पे कहीं आके टकराएगा। बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v1 कहां से मिला, कार के सरफेस पे होने की वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v1 मिला। और एक्चुअल में बॉल को वेलोसिटी कितना दिया, तो बॉल को v2 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, लेकिन बॉल कार में था, आदमी कार v1 से चल रहा था, आदमी के कार के सरफेस में मैन है, ये भी v1 से आगे चल रहा है, बॉल भी v1 से आगे चल रहा है, तो थ्रो तो इसने ऊपर किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट कार पे होने की वजह से इसको वेलोसिटी v1 आगे मिल गया। तो पाथ ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, पैराबोलिक एंड पाथ ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि कार भी एक्स एक्सिस में कितने रफ्तार से चल रहा है, v1 से, मैन भी एक्स एक्सिस में कितने रफ्तार से चल रहा है, v1 से, और बॉल भी एक्स एक्सिस में कितने रफ्तार से चल रहा है, v1 से। बॉल का वेलोसिटी जब उसको प्रोजेक्ट करेगा तो आगे v1 ऊपर v2 मिलेगा, ये मानते हो, और एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं, तो v1 बॉल की वेलोसिटी आगे कांस्टेंट रहेगा। कार भी आगे कितने से चल रहा है, v1 से, बॉल आगे कितने से चल रहा है, v1 से, तो मैन जो कार पे बैठा है इसको बॉल आगे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। अरे भाई साहब, मैं मान लो कि ट्रेन में बैठा हूं और ट्रेन में बैठ के बॉल ऊपर फेंकूंगा, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं बॉल आगे फेंका तो सॉरी बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो बॉल का पाथ पैराबोलिक होगा, नहीं, मैंने तो बॉल को ऊपर फेंका, अब पहले से मेरी वेलोसिटी आगे कुछ थी v, तो बॉल की भी आगे थी v, तो मुझे बॉल आगे जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन ग्राउंड पे बैठ के कोई देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि आदमी यहां पे बैठा था, बॉल ऊपर फेंक दिया, तो आदमी की वेलोसिटी आगे v होने से बॉल ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। अब बाहर वाले आदमी को फिर मेरे हाथ में ऐसे गिर जाएगा। जब मैंने बॉल को फ्री छोड़ दिया एयर में, तो मेरे हाथ में होने की वजह से इसको v1 वेलोसिटी आगे मिला। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ। तो बॉल के पास आगे वेलोसिटी v1 और ऊपर वेलोसिटी v2, तो पैराबोलिक पाथ होगा। तो सर आप स्ट्रेट कैसे बोल दिए, मैन की वेलोसिटी आगे v1, बॉल की वेलोसिटी आगे v1, इसलिए स्ट्रेट बोल दिया। अब रेंज क्या होगा, मतलब कितना आगे बॉल इस आदमी के हाथ में वापस गिरेगा, तो रेंज तो बड़ा आसान है, 2ux uy/g होता है, तो ये हो जाएगा 2v1 v2/g। मैक्सिमम हाइट बॉल का कितना होगा, vy का होल स्क्वायर बटा 2g, तो ये हो जाएगा v2 का होल स्क्वायर बटा 2g, आंसर आएगा। दैट्स इट। ये रिलेटिव मोशन के सारे कंसेप्ट हो। थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक था, थोड़ा सा शेड्यूल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर कंप्लीट हो गया, रिलेटिव मोशन इन प्लेन। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।